अस्सलामुअलैकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नावल का नाम है इश्क तेरा, राइटर अबीरा हसन। रात का दूसरा पहर शुरू हो गया था, मगर नींद उसकी आंखों से उसकी किस्मत की तरह रूठी हुई थी। वो इस वक्त अपने रूम की बालकनी में दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए खड़ा था। तभी उसकी नज़र आसमान पर जगमगाते उस रोशन चांद पर पड़ी। आसमान पर जगमगाते उस रोशन चांद पर पड़ी, जो इसी की तरह अकेला और तन्हा था। इतनी बेबसी वो तकलीफ़ उसने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी जितनी वो इस वक्त कर रहा था। बुरी तरह से टूट तो वो उसी दिन गया था जब अमजान ने उसे बाकी तीनों बहनों के साथ सफ़ीन की शादी की भी खबर सुनाई थी। सफ़ीन की शादी हो रही थी। वो लड़की जो उसकी रग जान से भी ज़्यादा उसके करीब थी, वो किसी और के नाम मंसूब होने जा रही थी। उस एहसास ने उसकी सांसों को जैसे गले में ही रोक दिया था। वो बेयकीनी से अमजान को देखता रह गया। फिर जल्द ही जोहेब मुराद ने भी इस बदतरीन खबर की तस्दीक कर दी थी कि उन्होंने सफ़ीन की शादी फ़िक्स कर दी है। वो भी किससे? हालिब शाह से। और खूबसूरती और वजाहत में अपनी मिसाल आप था, और हर लिहाज से सफ़ीन के लिए एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर बनने की अहलियत रखता था। जबकि उस्मान बिन हारिस की ज़ात तो हालिब शाह जैसे चमकते हुए सूरज के सामने मिट्टी के दिए की जैसी थी। कहाँ उस्मान मुराद साहब का मामूली मुलाजिम और कहाँ हालिब शाह मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जाविया शाह का बेटा, जो खूबसूरती के साथ माशी लिहाज से भी जोहेब मुराद से किसी तौर कम ना था। हाँ, सफ़ीन ऐसा ही लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती थी, मगर फिर भी उस्मान का पागल दिल उसकी कोई दलील सुनने को राज़ी नहीं था। उसका दिल मुसलसल रो रहा था, कुर्ला रहा था, मगर उस्मान अपने दिल की हालत नज़रअंदाज किए खुंदा पेशानी से शादी की तैयारियों में लगा हुआ था, जो कि उसके लिए निहायत मुश्किल काम था। मगर फिर भी उसे जोहेब मुराद के नमक का हक अदा करना ही था। होटल बुकिंग, कैटरिंग और दूसरे काम निपटाने के बाद वो आज सफ़ीन की शादी के कार्ड लेकर घर आया था। वो आज की दावत में जानबूझकर शरीक नहीं होना चाहता था। उसके अंदर हौसला नहीं था अपने सामने सफ़ीन को किसी और की बनते देखने का। मगर ये तो अभी शुरुआत थी और अभी इश्क के मज़ीद इम्तिहान बाकी थे। वो कब तक और कहाँ तक बच पाता, यही सोचकर वो घर चला आया, जहाँ उसे खबर मिली थी कि सफ़ीन आज बाज़ाब्ता तौर पर किसी और से जुड़ चुकी है। उसने एक खामोश नज़र हंसती मुस्कुराती उस प्यारी सी लड़की पर डाली जो उसकी धड़कनों में बसती थी, मगर अब वो किसी और की अमानत थी। तभी उसे नज़रें चुराता दूसरी तरफ चला आया, जहाँ उसकी नज़रें तीनों दुल्हों के साथ सरशार और फातेह बने हालिब शाह पर पड़ी, जिसे को देखकर उस्मान ने उसकी किस्मत पर रश्क किया था। अब ये शख्स उसकी उस लड़की का मुकद्दर था जिसे उस्मान ने टूट कर चाहा था। फिर पूरे वक्त उस्मान ने कमगो से हालिब को बात बात पर चहकते खिलखिलाते हुए देखकर उसकी अंदरूनी खुशी का अंदाज़ा अच्छी तरह लगा लिया, और आखिर में वो सच झटकते हुए करब से मुस्कुरा दिया था। अभी वो न जाने कब तक यूं ही खामोश खड़ा अपनी सोचों में गुम रहता कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर चौंक कर रूम में वापस आता। गेट खोलने आगे बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही उसे बड़े ज़ोर का झटका लगा। रात के इस पहर आरफा उसके रूम में क्यों आई थी? हैरत से सोचता वो अभी कोई रद्दमल देता कि तभी उसके पीछे नमूदार होते गिरैनी के चेहरे को देखकर वो चुप का चुप खड़ा रह गया था। उस्मान, अगर मुझे कुछ समझते हो तो मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। बोलो, करोगे? उस्मान गिरैनी की बात सुनकर हैरान रह गया था। बिल्कुल गिरैनी, करूँगा, बिल्कुल करूँगा। आप मेरे लिए मेरी अमजान जैसी ही है। उस्मान हैरत से बोलता हुआ सोच रहा था कि रात के इस पहर गिरैनी को क्या काम होगा उससे। तुम मुझे और आरफा को स्टेशन छोड़ आओगे? हमें इसी वक्त मुल्तान जाना है। गिरैनी की बात सुनकर उस्मान मज़ीद हैरान हो गया था। मगर गिरैनी इस वक्त क्यों? उस्मान ने एक नज़र अपने सामने सर झुकाए खड़ी आरफा पर डाली। उस्मान, मेरे बच्चे, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, मगर अभी नहीं, रास्ते में, अभी बस तुम हमें छोड़ आओ। मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। गिरैनी की मुल्तजी लहजे पर उस्मान ने ना चाहते भी अज़बात में सर हिलाया। जीते रहो, खुश रहो, बस 1 घंटे तक तुम हमें बाहर मिलो, हम आते हैं। और हाँ, घर में किसी को इस बारे में पता ना चले। हम लोग पिछले गेट से निकलेंगे, तुम वहीं मिलना हमें, बाकी सब मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगी। गिरैनी ने इधर उधर देखते हुए हल्की आवाज़ में कहा, और उस्मान की रजामंदी मिलती आरफा को लेकर वहाँ से चली गई। जबकि उस्मान अब तक शौक़ खड़ा उनके अजीब व गरीब मुतालबे के बारे में सोच रहा था। हेलो मिस्टर साइको, हाउ आर यू? पता चला मुझे आज शाकिर से कि तुम फिर से मेरी सनम के नाम का राग अलापते हुए रो रहे थे। खासी ढेठ हड्डी हो जो इतना मार खाकर भी नहीं सुधरे। खैर, तुम्हारी मर्जी, बट अब ये रोना तो उम्र भर तुम्हारे मुकद्दर में लिखा जा चुका है।
क्योंकि कल सनम और मेरी शादी है और मेरी सिंड्रेला कल हमेशा हमेशा के लिए मेरी होने वाली है। रकीब ने एक ज़ोरदार लात बेराम के पेट में मारी, जो अब भी तकलीफ से तड़प रहा था। मारना चाहता था मेरी सनम को, उसकी परछाई को भी तू कभी नहीं छू सकेगा बेराम करीमी। जिंदगी भर तुझे तेरे किए की सज़ा देता रहूँगा मैं। सुना है तेरा बाप तुझे ढूंढता फिर रहा है, मगर उसे तेरा कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह वो तुझे ढूंढते ढूंढते मर जाएगा और मैं तुझे यहीं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। पूरी ज़िंदगी मेरी ही कैद में रहेगा तू। रकीब ने बेराम के बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा, जिस पर वो ज़ोर से कहका लगाकर हंस दिया था। मुझे तुम जानते नहीं हो अभी रकीम शाह। मैं जब तक जिंदा रहूँगा अपनी डॉल और तुम्हारे लिए ख़तरा बना रहूँगा। तुम्हें मशवरा देता हूँ एक, मुझे मार डालो, क्योंकि मैं जीते जी तो डॉल को भूल नहीं सकता ना ही उसे खुद को भूलने दूंगा। उसकी मुझसे रिहाई बस इस सूरत मुमकिन है कि तुम मुझे मार डालो। बेराम आंखों में वहशत और दीवानगी का तासुर लिए बोलता इस वक्त सचमुच पागल लग रहा था। उसकी आंखों में देखते रकीब ने झपट कर उसका चेहरा अपने हाथ से दबोच लिया था। मार देता, बिल्कुल मार देता, मगर मरकर तो इन तकलीफ़ों से बेनियाज हो जाएगा जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। इसलिए तेरा जिंदा रहना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। रकीम उसका चेहरा झटकते उठ खड़ा हुआ और उसे एक तरफ धकेल कर रूम से बाहर निकल गया, जहाँ सामने शाकिर खड़ा सफाई कर रहा था। शाकिर, नज़र रखो इस पर, 1 मिनट के लिए इससे गाफिल मत होना। मैंने 5 बंदे और भेजे हैं, आज शाम तक वो भी आ जाएंगे। तब तक तुम उसके रूम को लॉक ही रखना। रकीम शाकिर को हिदायत देता बोला था, जिस पर उस बात में सरिला आने लगा था और रकीम लंबे लंबे डग भरता फ्लैट से बाहर निकलता चला गया। आज उसकी शादी थी। दुल्हन के मखसूस लिबास मुँह सर से पैर तक पूर सजी हुई थी। नाक में बड़ी सी नथ पहनी जो उसकी ठुड़ी को छू रही थी। माथे पर बड़ा सा टीका झूमर सेट था। ऊंचे से जुड़े को ढेरों फूलों ने ढका हुआ था, जिस पर उसका नेट का मैरून गोल्डन चौड़ी सी पट्टी का भारी काम वाला दुपट्टा भी सेट था। दुपट्टा बीच से जूड़े पर सेट किया गया था। उसका काफ़ी सारा हिस्सा लंबे से घूंघट की सूरत उसके चेहरे से भी नीचे तक जा रहा था। उंगली की पोर से कोहनी तक उसके दोनों हाथ मेहंदी चूड़ियों और जेवरात से भरे हुए थे। हाथों पर मेहंदी का बहुत गहरा रंग आया था। लहंगा मरून और पिच कलर का था, जिस पर डल गोल्डन दीदा जेब काम किया हुआ था। साथ ही बड़े छोटे ब्लैक और मरून स्टोन्स का बेहद खूबसूरत और नफीस वर्क हुआ था। चोली डल गोल्डन कलर की थी, जिस पर लहंगे की निस्बत हल्का काम था, क्योंकि लहंगा बेहद भारी था। गले में मैचिंग ज्वेलरी के साथ ही उसने अपनी ससुराल की ख़ानदानी सोने, हीरो और मुख्तलिफ पत्थरों की ज्वेलरी पहनी हुई थी। आईने के सामने सर से पैर तक उसका जगमगाता सरापा झिलमिला रहा था। वो कोई आसमानी हूरी लग रही थी। उसके बिल्कुल ही पास तराशी हुई मूर्तियों की तरह उसकी बाकी बहनें भी बैठी थी। वो चारों बिल्कुल एक जैसे तैयार हुई थी, क्योंकि उन सब के शोहर नामदार उनके लिए एक जैसे ड्रेसेस ही लाए थे और उन्हें ब्यूटिशियन ने एक ही स्टाइल में तैयार किया था। निकाह हो चुका था, अभी उन्हें बस स्टेज पर लेकर जाना था। तभी आयशा धीरे से अपना लहंगा संभालती वॉशरूम की तरफ गई। मैं अभी आती हूँ सफ़ीन। महरूसा, एक तो इतना हैवी लहंगा और उस पर 10 किलो का दुपट्टा, न जाने क्या सोच कर लाया था इडियट। आयशा बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। उसके जाती अचानक उनके रूम की लाइट ऑफ हो गई थी। माय डॉल, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। आखिर मेरी बात नहीं मानी ना। कल ही शादी उस बास्टर्ड से। मुझे कैद करके क्या समझा था तुम्हारे शोहर ने कि मैं वापस नहीं आऊँगा? तुम्हारे लिए तो मैं खबर से भी उठ कर आऊँगा। ये तो तुम्हारे शोहर की कैद थी। चलो अब तुम्हें मैं अपनी जन्नत में लेकर चलता हूँ, इस गंदी दुनिया से दूर। सनम के कान में सरगोशी करता हुआ उसके मुंह पर हाथ रखकर घसीटता उसे लेकर आगे बढ़ रहा था। जब सफ़ीन ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की थी और सनम के मुंह पर हाथ रखे उसे दबोच कर अपने साथ घसीटते बेराम को देखा था और ज़ोर से चीखी थी, सनम छोड़ो मेरी बहन को, शैतान छोड़ो उसे। सनम, समबडी हेल्प महरूसा, जाओ जल्दी से किसी को बुला कर लेकर आओ यहाँ, कोई बचाए हमें इस शैतान से प्लीज़। उसने महरूसा को बाहर धकेला था और खुद आगे बढ़कर मेराम के हाथ को अपने लंबे नाखूनों से खरोच डाला था, जिसने तड़पकर सनम के मुंह से हाथ हटाया और ज़ोरदार थप्पड़ सफ़ीन के मुंह पर मारा और एक धक्का देकर उसे नीचे फर्श पर फेंका था। साथ ही एक एक ज़ोरदार ठोकर उसके पेट में मारी। इस दौरान महरूसा दीवानवार भागी थी, जहाँ सामने ही स्टेज पर वो चारों दूल्हा बसते मुस्कुराते सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। आदि, रकीम भाई, हालिब भाई, ज़ोर से चीखी थी, मगर तेज़ म्यूज़िक और शोर में उन तक आवाज़ नहीं पहुंची थी।
तभी वो अपने आसपास मौजूद हैरत से सवाल पूछते रिश्तेदारों को दोनों हाथों से पीछे करती हुई दीवानावार स्टेज की तरफ भागी। सबसे पहली नज़र फ़हीम की उस पर पड़ी, जो पागलों की तरह उन तक भागी आ रही थी। फ़हीम ने जल्दी से आदि को उसकी तरफ मुतवज्जो किया और आदि के साथ बाकी सबने उसे देखा था। तभी फ़हीम ने ज़ोरदार आवाज़ में किसी को आवाज़ दी और म्यूज़िक बंद हुआ। आदि लपक कर स्टेज से उतरकर उसके पास आया था, जो अब तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। एंजल, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? वो बौखलाया हुआ सा बोला। वो आदि, सनम सनम सफ़ीन को अंदर बेराम है, अंदर वो सनम को ले जा रहा है, मेहरुसा ने रोते रोते बताया था। जब उसकी बात मुकम्मल होने से पहले हालिब और रकीम स्टेज से तेज़ी से भागने के अंदाज में उतरे थे और अंदर भागे थे। तभी कांच टूटने की आवाज़ के साथ एक निस्वानी ज़ोरदार चीख की आवाज़ ने रकीम, हालिब और फ़हीम और आदि समेत सब की धड़कनों को रोक दिया था। आज उनकी बारात का दिन था। 3 दिन पहले उनकी दुल्हनें मायों बैठ चुकी थी और कल रात दुल्हनों की मेहंदी थी, जबकि उनके घर में फ़हीम ने घरेलू सी बैचलर पार्टी का इंतज़ाम किया था। घर में बैचलर्स के साथ उसके सारे शादीशुदा भाई और वालिद साहिबान भी शामिल थे। क्योंकि घर की सारी लेडीज़ मेहंदी में गई हुई थी तो वो खुलकर एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का इंतज़ाम शाह हाउस के बड़े से हॉल में किया गया था, जिसमें फ़हीम, हालिब, रकीम, रूहान और हालिब के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेंड्स के सिवा उनके भाइयों के दोस्त भी शामिल थे। और खुशी में मस्त फ़हीम ने आधी रात तक सबको अपने साथ नचाया। संजीदा से रूहान के सिवा फ़रहान और सीरियस से रोशान को भी उसने नहीं बख्शा था। यहाँ तक कि वो साविया शाह और फरमान साहब, रिहान शाह और शरियार साहब को भी अपने साथ पकड़ कर ले आया था। फरमान साहब अब तक अपना वादा निभाते हुए उसको पूरी इज्जत दे रहे थे और अब फ़हीम की इस डांसिंग की फरमाइश पर उन्होंने उसे सिर्फ छत्तर मारने की मासूम सी धमकी दी थी। एक तो वो अपने वादे से बंधे हुए थे, दूसरा उन्हें कल से फ़हीम पर प्यार भी बहुत आ रहा था, क्योंकि सर पर चोट लगने से स्टिचेस देते वक्त डॉक्टर्स ने फ़हीम के बाल काटे थे, जिसमें से उसकी वो मशहूर ज़माना पोनी भी साफ़ हो गई थी। इसीलिए कल ही स्टिचेस हटने के बाद उसने सबसे पहले अपनी हेयर कटिंग करवाई। अब वो नॉर्मल इंसानों वाले हेयर कट में फरमान साहब को बड़ा प्यारा लग रहा था। उसने रोशान और फरहान के डांस की स्पेशल खुफिया वीडियो भी बनवाई थी, जो फ्यूचर में उन दोनों को धमकाने के काम आने वाली थी। जबकि परसों का सारा दिन उनका अपनी शादी की शॉपिंग में निकला था। टाइम कम था और काम ज़्यादा। दूसरा, फ़हीम की पिटाई ने भी 2 दिन यूं ही वेस्ट कर दिए थे, क्योंकि उनकी दुल्हनों ने शॉपिंग पर जाने से साफ इनकार कर दिया था। तो उनके ब्राइडल लहंगे और लहंगों से मैचिंग शेरवानियाँ और बाकी की मैचिंग चीज़ें, जूते, पर्स, ज्वेलरी के अलावा चूड़ियों तक की शॉपिंग उन्होंने पूरा दिन लगाकर बहुत महारत से की थी। ये वलीमे और बारात दोनों की मुश्तरका शॉपिंग थी। आदि, रकीम ने बारात के लिए सनम और मेहरुसा के लिए मरून और डल गोल्डन एक जैसे मैचिंग लहंगे लिए थे, जबकि सफ़ीन का फेवरेट कलर डीप रेड था। तो फ़हीम और हालिब ने सफ़ीन और आयशा के लिए डीप रेड और ब्राइट गोल्डन कॉम्बिनेशन में लहंगे लिए थे और उन्हीं शेड्स की अपने लिए शेरवानियाँ खरीदी थी। वलीमे के लिए उन चारों ने दुल्हनों के ड्रेस का कलर एक दूसरे से डिफरेंट लिया था। सफ़ीन के लिए हालिब ने लाइट ग्रीन वो डल गोल्डन कलर को कॉम्बिनेशन लिया था। रकीम ने सनम के लिए पीच और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन का लहंगा लिया था। आदि ने मेहरुसा के लिए डार्क पिंक के साथ बेबी पिंक कलर का इंतखाब किया था और फ़हीम ने आयशा के लिए डार्क वो लाइट पर्पल कलर में लहंगा लिया था, जिसमें प्याजी कलर का शेड भी शामिल था। अपने लिए उन्होंने ब्लैक, चॉकलेट ब्राउन, मैरून और क्रीम कलर में टैक्सीडोज सेलेक्ट किया था। फिर सारी शॉपिंग निपटाकर फ़हीम की ज़िद पर वो सब सैलून का भी एक चक्कर मारकर जब घर पहुंचे तो उनके इस कदर परफेक्ट शॉपिंग पर घर की औरतों ने अपनी उंगलियां दांतों तले दबा ली थी। हर चीज़ आला और ज़बरदस्त, ड्रेसिंग से लेकर मैचिंग पर्स, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, सभी कुछ बेस्ट और परफेक्ट था। अनाया ने तो खुश होकर उन चारों को तजुर्बेकार दुल्हे के लक़ब से नवाज दिया था, जिस पर बजाय शर्मिंदा होने के उन्होंने इस लक़ब को किसी आज़ाजी तमगे की तरह खुशी खुशी कबूल कर लिया था। फिर ये 2 दिन हवा की तरह यूं ही गुजरे थे और आज बारात का दिन आ पहुंचा था। उन चारों को शाह हाउस में ही दुल्हा बनाया गया और मुकम्मल सज धज के जब वो अपने वालिद साहबान के सामने आए तो वो एक के बाद एक बारी बारी उन चारों को गले लगाकर बेसाख्ता उनकी आंखें भीग गई। बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते वो चारों दोस्त बेटों को दुआओं से नवाज कर एक दूसरे के साथ एक कोने में जा खड़े हैं। पता नहीं कैसा अजीब सा एहसास था जो उन्होंने अपने बड़े बच्चों की शादियों पर भी नहीं हुआ था। यानी आज इस आखिरी फ़र्ज से भी सबकदोश हो गए हम। यकीन नहीं आता ना यार, अभी कल की सी बात लगती है जब हम यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस में अपने पैर जमा रहे थे।
और फिर जल्दी जल्दी एक के बाद एक सबकी शादियां होती चली गई। बच्चे हुए और इतनी जल्दी बड़े होते गए कि अब उनकी भी शादियां हो चुकी है। हम दादा दादी नाना नानी की पोस्ट पर आ चुके हैं। जिंदगी बहुत तेजी से भागी है नहीं? और आदि लोगों की पैदाइश याद है? हमारे घर में क्या हालात थे, महविश ने क्या हंगामा किया था। अनाया आयजा के बाद ममा को पोते की कितनी चाहत थी। फिर आदि का सुनकर ममा ही सबसे ज़्यादा खुश हुई थी। महविश को मनाने के लिए उन्होंने बाकायदा वादा किया था कि बच्चे के पैदाइश के बाद उसे घूमने मुल्क से बाहर भेजेगी। और यही वादा रिहान ने फातिमा भाभी से भी किया था। हा हा हा। शहरियार आफंदी ज़ोर से हंसते हुए बाकी तीनों से बोले, जो सामने दुल्हा बने हालिब, फ़हीम, रकीम और आदि को देख रहे थे। शहरियार साहब की बात पर तीनों बेसाख्ता खुद भी हंसने लगे थे। कभी नहीं सोचा था हमने कि शादी के इतने साल बाद, बड़े होते बच्चों के बाद, ये 5 अनवांटेड बच्चे ना सिर्फ पैदा होंगे बल्कि हमें नचा कर भी रख देंगे। मुझे सब याद है यार, उनकी पैदाइश का सुनकर कितना ड्रामा हुआ था घरों में। उनकी माओं ने कैसे कैसे हंगामे ना किए थे, मगर अल्लाह ने उन लोगों का इस दुनिया में आना तय कर दिया था। और आज देखो दूल्हा बने खड़े हैं चारों सामने। रेहान शाह हंसते हुए बोले, रायहा ने कहा सी कि ये बच्चा हम किसी को गोद दे देंगे। हाशिम के बाद हादिया और हूर जुड़वा पैदा हुए थे। उनके साथ 7 साल बिजी रहन तो बाद हालिब के बारे में जान कर ही पूरा हफ्ता रोई सी वो। जाविया शाह जोर से हंसते हुए बोले, हाँ ज़ैनब को फरहान की टेंशन होती थी। 2-3 महीने तो उसने फ़हम को फरहान के सामने गोद में भी नहीं लिया था। फरहान फ़हद तक को ज़ैनब के पास टिकने नहीं देता था। हर वक्त लड़ता था उसी बात पर कि उसे ही मम्मा के पास रहना है। और उसी डर से ज़ैनब फ़हीम को नहीं लेती थी। मगर फिर फ़हीम की पैदाइश के बाद हमें हैरत हुई ये देखकर कि जो फरहान फ़हद से हर वक्त लड़ता था, वही फरहान हर वक्त फ़हीम को उठाए फिरता था। और इतनी मोहब्बत करता था वो फ़हीम से कि सारा दिन अपने पास रखकर भी उसका दिल नहीं भरता था। रात को कहता था उसे मेरे पास ही सोने दे। इतना प्यार तो उसने फ़हद से भी नहीं किया जितना फ़हीम से लाड करता था। आज भी उसे मेरी डांट से सबसे ज़्यादा फरहान बचाता है। फरमान साहब मुस्कुराकर फ़हीम को देखते हुए बोले। तभी सामने खड़ी रायहा और फातिमा ने इशारे से उन चारों दोस्तों को बुलाया। बारात के निकलने का वक्त हो गया था और वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए सामने मौजूद अपने अनवांटेड चिल्ड्रन की तरफ बढ़ गए थे। आयशा वॉशरूम में थी जब उस लाइट अचानक चली गई। वो गुस्से से बड़बड़ाती अंदाजे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। जहाँ अंधेरे में एक तरफ पड़े फ़ोन की टॉर्च ऑन थी। आयशा ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया। आयशा लाइट ऑन करो। सफ़ीन की कराहती आवाज़ आयशा के कानों में पड़ी, जिस पर आयशा चौंक गई। सफ़ीन, अचानक कराहे क्यों रही हो? सफ़ीन, कहाँ हो तुम? ये लाइट कैसे चली गई? महरूसा सनम, आयशा तेज़ आवाज़ में बोली। श्श डार्लिंग, आ गई तुम? आयशा के कानों में बेराम की मकरू आवाज़ पड़ी और वो शॉक्ड रह गई। ओह नो। उसे अब सफ़ीन के कराने का मतलब समझ आया। आयशा ने तेज़ी से टार्च की रोशनी चारों तरफ की। सफ़ीन दीवार में नस्ब शीशे के नीचे पड़ी हुई थी। आयशा ने दोबारा टॉर्च घुमाया और उसके बाएं तरफ का मंजर वाज़ी हुआ, जहां बेराम सनम को खींचकर खिड़की की साइड जाता दिखाई दिया। ये खिड़की होटल के पिछले लॉन में खुल रही थी। आयशा ने जल्दी जल्दी इधर उधर देख भागते हुए लाइट के स्विचेस ढूंढे थे जो बेराम के पीछे खिड़की वाली दीवार में नस्ब थे। आयशा ने तेज़ी से भागकर लाइट ऑन की। एक झमाके के साथ पूरा कमरा रोशन हो गया। आयशा के पास खड़ा बेराम सनम को गोद में उठाकर बाहर फेंकने वाला था कि आयशा ने उसके सर के पीछे हिस्से के बाल पकड़कर खींचते हुए उसे ज़मीन पर गिराया। बेराम ने दोनों हाथ पर सनम को उठाया हुआ था, इसलिए वो अपना बचाव नहीं कर पाया और एक झटके से सनम को साथ लेकर नीचे गिरा। आयशा ने तेज़ी से सनम को उसके ऊपर से उठाया और एक तरफ कर दिया, जबकि बेराम भी जल्दी से उठ खड़ा हुआ। ऐश ऐश, बहुत बुरा किया तुमने हनी। देखो मैंने डियर सफ़ीन को भी नहीं बख्शा, अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? बेराम आयशा की तरफ चील की तरफ लपका था, मगर उसने एक साइड होते हुए एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। हाथों की पुष्ट पर मौजूद ज़ेवरात की वजह से बेराम को पंच बहुत ज़ोर का लगा और वो बिलबिला कर पीछे हुआ। सफ़ीन भी कराती हुई दीवार का सहारा लेकर उठी थी और उसकी पसली में काफ़ी ज़ोर से बेराम की ठोकर लगी थी। आयशा सनम के साथ पीछे हो रही थी, तभी उसकी नज़र अपने मेकअप बॉक्स पर पड़ी जो पास ड्रेसिंग आईने के सामने पड़ा था। भारी जस्ते वाला ये मेकअप बॉक्स उनके पर्सनल मेकअप से भरा था, जो शादी की शॉपिंग के दौरान हाला उन चारों बहनों के लिए अलग अलग लेकर आई थी। और महरूसा को ये इतना पसंद आया था कि घर से होटल आते हुए वो उसे अपने साथ ले आई थी। अपने हाथ से सनम को जाते देखकर बेराम ने झपट कर अपने पास से गुजरती सफ़ीन का हाथ पकड़ लिया था, जिस पर सफ़ीन चिल्लाती उससे पहले ही बेराम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ बंद कर दी। हट जाओ मेरे रास्ते से ऐश।
वरना मार डालूंगा इसे। अब बेराम सफ़ीन की गर्दन पकड़कर बोला था, जो उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी। ओके, तुम छोड़ो सफ़ीन को, मैं सनम को भेजती हूँ, मगर पहले तुम सफ़ीन को छोड़ो। जाओ सनम, वरना ये शैतान सफ़ीन को नुकसान पहुँचाने से भी नहीं चौंकेगा। आयशा सनम को आंखों ही आंखों में तसल्ली देती बोली, जबकि बेराम सफ़ीन को छोड़कर सनम को देखने लगा, जो मुर्दा कदमों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। बेराम की तवज्जो सनम की तरफ देखकर आयशा ने लपक कर वो मेकअप बॉक्स उठाया था और बेराम के सर का निशाना लेकर उसकी तरफ उछाला। बॉक्स ऐन बेराम के सर पर लगता हुआ उसके पीछे लगे शीशे से टकराया। शीशा टूटकर गिरा था, साथ ही शीशे वाली दीवार के साथ आगे बढ़ती सफ़ीन पर भी कांच के टुकड़े गिरे थे और वो ज़ोर से चीख पड़ी थी। बेराम अपना सर पकड़े ज़मीन पर गिरा और ज़ोर ज़ोर से कराहने लगा। आयशा आगे बढ़ी थी और उसने बेराम को ठोकरों से मारना शुरू कर दिया था। निस्वानी चीख के साथ शीशा टूटने की आवाज़ सुनकर वो चारों धड़कते दिल के साथ ब्राइडल रूम में दाखिल हुए थे। उनके पीछे सारे घर वाले भी अंदर चले आए, जहां सामने के मंजर ने उन सब के साथ उनके घर वालों को भी शशदर कर दिया था। आयशा बेराम के गले पर पे दर पे अपने हील से वार कर रही थी, जो ज़मीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। उसके बिल्कुल पीछे खड़ी सनम लरसती कांपती खौफ के मारे बहती आंखों से बेराम को मार खाते देख रही थी। रकीम ने जल्दी से आगे बढ़कर सनम को पकड़कर अपनी तरफ खींचा था और उसे अपने साथ लगा लिया, जबकि सफ़ीन एक तरफ फर्श पर बैठी दोनों हाथों से मुंह ढांपे रो रही थी। सफ़ीन को बेहाल सा ज़मीन पर बैठे देखकर हालिब लपक कर आगे बढ़ा और उसने रोती हुई सफ़ीन को आगे बढ़कर सीधा किया। वह हालिब को देखकर तड़प कर उसके सीने से लगी थी। हालिब वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर रो रही थी। बस बस सफ़ीन, डोंट वरी, मैं आ गया हूँ ना, चुप हो जाए। हालिब ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली दी और एक नज़र गेट के आगे खड़े सब लोगों को देखकर उसे खुद से अलग करते हुए उसे साथ लिए उठ खड़ा हुआ। मगर तभी उसकी नज़र सफ़ीन के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर पड़ी। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान देखकर हालिब की आंखें गैज़ व गज़ब से सुर्ख हो गई थी, जबकि आयशा अब भी हुनूस बेराम को मार रही थी। बहुत डरा लिया तूने मेरी बहन को, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आयशा भड़क कर बोली। जियो मेरी शेरनी, फ़हीम ज़रे लब बड़बड़ाता आगे बढ़ा। फरमान साहब को तो उसके शोला जवाला अंदाज का पता था, जो लड़की फ़हीम की सरेआम धुलाई करवा सकती थी, भरी महफिल में उसे थप्पड़ मार सकती थी। उन्हें यकीन था कि वो बेराम जैसे पागल को भी आसानी से धो सकती थी। मगर ज़ैनब, फ़ातिमा, राहिया समेत उनकी सारी बहुएं नाजुक सी आयशा के जारहाना रूप फटी फटी आंखों से देख रही थी। आयशा ने झुककर बेराम के पास पड़ा अपना मेकअप बॉक्स उठा लिया। इससे पहले कि आयशा मेकअप बॉक्स उठाकर बेराम के सर पर मारकर उसका किस्सा तमाम कर देती, फ़हीम ने बिफरती हुई आयशा को पीछे से दबोच कर कंट्रोल किया। रिलैक्स आयशा, मेरी जान, बस मर जाएगा करीब। फ़हीम ने उसके हाथ से मेकअप बॉक्स खींच कर एक तरफ रखा था और रकीम बस एक मिनट के लिए फ़हीम और आयशा की तरफ मुतवज्जो हुआ था। तभी नीचे खून से लथपथ पड़े बेराम ने पट से आंखें खोली थी और फुर्ती से खड़े होते उसने रकीम के गले लगी सनम को गर्दन से दुपट्टा समेत पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने पीछे छुपाने लगा था कि उसके बिल्कुल पास खड़ी आयशा ने झपट कर सनम का हाथ पकड़ लिया, जबकि बेराम ने भी तीर किसी तेज़ी से सनम का दूसरा हाथ मजबूती से अपने एक हाथ में जकड़ लिया। अब वह एक हाथ से सनम को पकड़े हुए था और दूसरे से अपने सर से बहता हुआ खून रोक रहा था। सनम का हाथ बेराम के हाथ में देखकर रकीम छट से गुस्से से खौलता आगे बढ़ा। तभी बेराम ने रकीम की पीठ में लात मारकर उसे खुद से दूर किया और झपट कर सनम की कमर के गिर्द बाजू लपेट कर उसे साथ लगाने के साथ ही उसने पास बनी मार्बल की लंबी सी स्लैब से टूटे शीशे का एक टुकड़ा उठा लिया और बिजली की तेज़ी से आयशा की उसी हाथ पर मारा जिससे उसने सनम का हाथ पकड़ा हुआ था। आयशा ने बिलबिलाकर अपना हाथ पीछे किया था। आयशा, फ़हीम ने चीखते हुए आयशा का हाथ खींच कर देखा था, जो काफ़ी गहराई तक कट गया था। यू ब्लडी बास्टर्ड, फ़हीम ने चिल्लाते बेराम को खून आशाम नज़रों से देखा। आयशा से अलग होते ही बेराम ने सनम को मुकम्मल अपने हिसार में लेकर वही टुकड़ा उसके गले पर रख दिया और पीछे खिसकने लगा था। रकीम, जो बेराम के लात मारने से नीचे गिरा हुआ था, तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और सनम को बेराम के हिसार में देखकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा था। मगर आयशा के हाथ पर वार करने के बाद बेराम को सनम के गले पर वही शीशे का टुकड़ा रखे देखकर वह अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। आयशा अपने हाथ की परवाह किए बिना फ़हीम से अपना हाथ छुड़ाकर दोबारा आगे बढ़ी रही थी, मगर इस बार हाला ने ज़ोर से चिल्लाते उसे रोक दिया और ज़ैनब के साथ फ़हीम और आयशा के पास चली आई। दोनों ने आयशा के खून बहते हाथ पर अपने अपने रूमाल कसकर बांध दिए थे। वहीं रुको सब, कोई भी मेरे पास मत आना, मैं अपनी डॉल को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं अपनी डॉल के लिए तुम्हें भी माफ़ करता हूँ रकीम शाह, तुमने इतने दिन मुझे कैद करके जो टॉर्चर किया है मैं वो भी माफ़ करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी डॉल चाहिए बस। ऐश, रोको इन सबको, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन किसी ने भी मुझसे
डॉल को छीनने की कोशिश की ना तो मैं उसकी अभी ही जान ले लूँगा। बस मुझे डॉल को अपने साथ ले जाने दो, ये मेरी है, बस ये मेरी है। बेराम सनम के गले पर शीशे का टुकड़ा रखे सबको देखता पीछे खिसक रहा था। रेहान शाह समेत रौशान, राहम, फातिमा और हूर आयशा भी अपनी जगह शशदर सब देख रहे थे। उन्हें सही मानों में आज समझ आया ज़ोहैब साहब का डर। बेराम, अगर मेरी सनम को एक भी खरोंच आई ना तो तुझे वाकई में तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदा कब्र में उतार दूंगा, याद रखना। रकीम ने बेराम को खून आशाम नज़रों से देखते वार्निंग दी थी। तभी बेराम के पीछे खुली खिड़की से आदि और रूहान अंदर कूदे थे। बेराम ने पीछे मुड़कर देखा था, तभी फुर्ती से आदि ने बेराम के घुटने पर लात मारी और रूहान ने उसके शीशे थामे हाथ पर अपनी कोहनी से वार किया। बेराम का हाथ नीचे होते ही रूहान ने सनम को रकीम की तरफ धकेला, जिसने लरसती कांपती सनम को आगे बढ़कर अपनी आगोश में किसी कीमती मता की तरह समेट लिया। ऐन उसी वक्त ज़ोहैब मुराद, जैद मुराद और उस्मान दौड़ते कदमों से अंदर चले आए। ये तीनों होटल के पिछले हिस्से में थे। उन्हें बहुत बाद में किसी मेहमान ने इस तमाशे के बारे में बताया था और वो फ़ौरन यहाँ दौड़े चले आए थे। योर गेम इज़ फिनिश बेराम करीमी, आज हम तुझे तेरी इस नापाक ज़िंदगी के बोझ से हमेशा के लिए आज़ाद कर देते हैं। आदि ने अपना घुटना ज़ोरदार अंदाज में बेराम की पसली में मारा और सनम, सफ़ीन को हाला, ज़ोहैब मुराद और जैद मुराद के हवाले करके वो तीनों भी आस्तीनें चढ़ाते हुए बेराम पर टूट पड़े थे। आज तेरा किस्सा ख़त्म बेराम करीमी। बहुत बुरा किया तूने मेरी सफ़ीन पर हाथ उठाकर, आयशा भाभी का हाथ काटकर, और सनम भाभी को तो बहुत दुख दिए है तूने। अब ना तू रहेगा ना ही तेरी ये ऊँची हरकतें हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हारिब ने बेराम को बेतहाशा पीटते हुए उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारे थे और फ़हीम ने शीशा उठाकर उसके दोनों हाथों पर वैसे ही कट लगाए थे जैसे उसने आयशा का हाथ शीशे से काटा था। रूहान, आदि और रकीम उसे लातों से बुरी तरह से पीट रहे थे। बस रुक जाओ, छोड़ दो उसे। आज खुशी के मुबारक दिन अपने हाथ उसके नापाक खून से मत रंगो। रूहान, राहिम, फहद, हादी, बांधो उसे और फ़ोन करो पुलिस को, कमिश्नर से मैं खुद बात करूंगा इस बदसात के लिए। जाविया शाह ने आगे बढ़कर उन सबको रोक दिया जो बुरी तरह बेराम को मार रहे थे। जावियार भाई, मैं उसके वालिद को कॉल करता हूँ, वो उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा है, आने दे उन्हें भी। यहाँ आते ही इस बार उन्हें भी उसके साथ अरेस्ट करवाऊंगा। अपने इस नफसियाती बेटे के जुर्मों को छुपाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। रकीम, फ़हीम, पीछे देखो। ज़ोहैब मुराद जाविया शाह से बात करते हुए अचानक ज़ोर से चिल्लाए। उन पांचों की पुश्त बेराम की तरफ थी, जिसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए रकीम की पीठ पर शीशे के लंबे से टुकड़े से हमला करने की कोशिश की, मगर ज़ोहैब साहब की चीख सुनकर वो सब तेज़ी से मुड़े थे और बेराम के पास खड़े हालिब ने उसके पेट में एक जोरदार लात मारी, जिससे वो पीछे दीवार में नसब टूटे आईने पर सर के बल गिरा था और टूटा हुआ शीशा उसके सर के आर पार हो गया था। दर्द और खौफ से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी इतनी बुरी मौत देखकर वहां मौजूद सब औरतें जोर से चीख पड़ी थी और सनम तो बुरी तरह डरकर बेहोश हो गई, जबकि रूहान समेत उन चारों ने लापरवाही से अपने हाथ झाड़े थे। खसकम, जहापाक, वो एक दूसरे को देखकर बड़बड़ाए थे। दिन अब पूरी तरह से निकल आया था। उस्मान उन दोनों माँ बेटी को ट्रेन में बिठाए बिना नहीं जाना चाहता था, इसलिए ट्रेन आने तक उनके साथ ही रुक गया था। फिर काफ़ी देर वो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतज़ार करते रहे और 10 मिनट पहले ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक चुकी थी। उस्मान गिरनी और आरफा को साथ लिए आगे बढ़ा। गिरनी, एक बार फिर सोच ले, आप कैसे रहेंगी अकेले? और फिर ज़ोहैब सर और खाला भी आपकी आदी है, और इस वक्त तो आपकी भतीजियों की शादी भी है। उन्हें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। शादी के बाद चली जाइएगा, अभी प्लीज़ मत जाए ना। उस्मान ने हलीमा भी का हाथ थाम कर कहा था। वो कल रात से रो रही थी। अब भी बच्चियों की शादी का सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। उस्मान, मेरे बच्चे, मैं कब जाना चाहती हूँ यूँ सब कुछ छोड़कर, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ। अब ज़ोहैब और जैद से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही मैं। उनके नमक का हक अदा नहीं कर पाई। बेशक मेरा अमल गलत था, मगर मेरी नीयत साफ़ थी, और नियतों का हाल तो सिवाय मेरे रब के कोई और नहीं जान सकता। बंदा तो बस हमारे अमल से हमें समझता है। मैं आयशा को किसी गलत मकसद के लिए नहीं भेज रही थी। उसने मुझसे कहा था कि वो सनान के पास जा रही है, किसी गलत काम के लिए नहीं जा रही, और उसने मुझे अपनी कसम देकर बेबस कर दिया था। इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही थी, मगर खैर अल्लाह ने मेरा दाना पानी बस इतना ही लिखा था यहाँ। और तुम घबराओ मत, अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, वो कोई ना कोई ज़रिया बना देगा। मुल्तान में मेरे शोहर का आबाई घर है, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। बस तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी से कुछ मत कहना, अपना और रूहा का ख्याल रखना। हलीमा बी ने अपने सामने खड़े इस वजीहा तरीन लड़के को देखा था। अरबी नकोश वाले उस्मान के चेहरे पर हमेशा एक नरम सा तासुर फैला रहता था, जो आंखों को बहुत भला लगता था।
गिरनी अक्सर उसे देखकर सोचने लगती थी कि काश ये लड़का उनकी आरफा का मुकद्दर होता। ऐसा ही शख्स तो वो आरफा के लिए सोचती थी, मगर इस बारे में किसी से बात करने की कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। हालांकि रोहा के वो बहुत करीब थी, अगर चाहती तो हाला के ज़रिए रोहा को पैगाम भेज सकती थी, मगर अभी वो इसीलिए खामोश थी कि उस्मान अभी पढ़ रहा था। उसका मुस्तकबिल अभी इतना रोशन नहीं था, साथ ही वो किसी और देश का बासी था। पता नहीं पाकिस्तान में रहना चाहता भी था कि नहीं। और आरफा एक अकेली ही औलाद तो थी उनकी, जिसे वो खुद से इतनी दूर नहीं भेजना चाहती थी। और अब तो वक्त उन्हें अजीब मोड़ पर ले आया था। वो आज यहाँ से हमेशा के लिए रुखसत हो रही थी। अब तो वो ये सब सोचना ही बेकार था। अब ऐसा ख्वाब में भी नहीं हो सकता था। उस्मान के चेहरे पर नजर टिकाई हुई आसिया से सोच रही थी, और सोच तो आरफा भी रही थी। वो उस्मान को देखते सोच रही थी कि अब न जाने कब इस चांद चेहरे वाले शख्स को देखना नसीब होता। हाँ, सामने खड़ा हैंडसम वो डिसेंट सा शख्स आरफा की आंखों का अव्वलीन ख्वाब था। वो ख्वाब जिसे 1 साल पहले उसकी आंखों ने देखना शुरू किया था, जब उसने पहली बार उस्मान को देखा था, जो ज़ोहेब साहब के साथ बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान आया था। और आरफा पहली ही नज़र में उस शाइस्ता से नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। उसने लाख दामन बचाना चाहा, खुद पर हज़ारों पहरे बिठाए, मगर उसका दिल उसके हाथों से निकलता चला गया। लेकिन फिर भी उसने अपने होठों पर चुप का कुफल लगाए किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी थी, क्योंकि आरफा अपनी हैसियत और मुकाम अच्छी तरह जानती थी। और जानती थी कि वो 5 साल उम्र में ही बेवा हो चुकी थी। भले ही किसी के लिए ये बात इतनी बड़ी ना हो, मगर आरफा को अपना आप उस्मान के सामने कमतर लगता था। अपने माथे पर लगाए दाग आरफा को हमेशा याद दिलाता रहता था कि वो कौन थी और कौन है, और यह एहसास ही उसे अपनी हदूद से बाहर ना जाने देता था। अभी वो बस 20 साल की थी, मगर इस उम्र में भी उसकी सोच बहुत मैच्योर थी, और ये सब उसके हालात का तकाजा था। अब भी वो टुकटुकी बाने दीवाना वार आखिरी बार उस्मान को देख रही थी, जो न जाने हलीमा भी से क्या कह रहा था। आरफा को इस बात समझ नहीं आ रही थी, और बस उस्मान के हिलते होंठों को देख रही थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान बस उस शख्स को देखने पर था। फिर वो मायूसी से हलीमा भी का हाथ थाम कर ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। आरफा भी ट्रांस किसी कैफियत में उसके साथ आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी वो जोर से किसी से टकराई। ओहो मैडम जी, कहाँ देखकर चल रही हो? सामने देखो ना, सारी चाय गिरा दी मेरी। वो करख्त सी सूरत का आदमी जिससे आरिफा टकराई थी, अपने हाथों में चाय लिए सामने से चला रहा था, और आरफा की टक्कर से उसके हाथों में पकड़े प्लास्टिक के कपों में से चाय छलक कर गिर गई थी। सॉरी भाईजी, वो बस जल्दी में। तभी हलीमा बी को ट्रेन में चढ़ा कर उस्मान तेजी से आरफा के पास आया। क्या हुआ आरफा? उस्मान ने आरफा को उस आदमी के पास खड़ा देख लिया था, जो बड़बड़ाता हुआ आगे जा चुका था। कुछ नहीं उस्मान, वो बस मैं उस आदमी से टकरा गई थी। आरफा ने उस्मान को बताया। कुछ कहा तो नहीं उसने आपसे? उस्मान घूर कर उस बंदे की पुश्त देख रहा था। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। चले, अम्मा अकेली बैठी अंदर। आरफा की बात पर उस्मान ने इस बात में सर हिलाया, उसे आगे चलने का कहकर खुद उसके पीछे पीछे चलने लगा, और उसे हलीमा बी के पास बिठाकर खुद भी सामने वाली सीट पर बैठ गया, और हलीमा बी से बातें करने लगा। गाहें बगाहें वो एक आध बार नज़र आरफा पर भी डाल लेता। वो जो सफ़ेद ऊनी हिजाब के साथ ब्लैक वाइट कॉम्बिनेशन का वुलेन का सूट पहने हुए बेहद मासूम और पाकीज़ा लग रही थी। मजमूई तौर पर आरफा का शुमार बेहद खूबसूरत लड़कियों में होता था। ख़ास तौर पर उसकी बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें और छोटी सी खड़ी सुतवानाक बेहद हसीन थी, मगर सफ़ीन सनम और आयशा महरूसा के जगमगाते ताबनाक हुस्न के सामने वो थोड़ा दब सी जाती थी। उस्मान ने आज तक उसे कभी भी खुले सर नहीं देखा था। वो पर्दे का ख़ास ख्याल रखती थी। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? उस्मान ने बेसाख्ता सर झटकते हुए खुद को डपटा। तभी ट्रेन की बजती सीटी पर उस्मान ने आंखें मसल कर अपने आंसू अंदर ही उतार लिए, जबकि हलीमा बी की आंखें दोबारा बरसने लगी थी। अल्लाह हाफिज़ गिरेनी। उस्मान ने गिरेनी के हाथ चूमते हुए आंखों से लगाया, और इस बार तो आरफा भी खुद को रोक नहीं पाई। बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। उसकी आंखें भी मुराद हाउस और अपने प्यारे शहर के साथ साथ प्यारे प्यारे रिश्तों को छोड़ कर जाते हुए छलक पड़ी। लाहौर शहर के मुराद हाउस में उसका पूरा बचपन गुजरा था। कितनी यादें, कितने एहसासात, कितने जज्बात वाबस्ता थे उसके इस शहर और यहाँ के लोगों से। मगर आज वो हमेशा के लिए शहर छोड़ कर जा रही थी, और रुखसत करने भी कौन आया था? वो शख्स जिसको दोबारा ना देखने का एहसास इसके लिए जानलेवा था। कम से कम मुराद हाउस में उसकी आमद के इम्कान तो होते थे। ज़ोहेब मुराद के कनाडा क़याम के दौरान वो बिज़नेस के सिलसिले में 2-3-4 बार पाकिस्तान आ चुका था। भले ही ये मुद्दत 2 से 3 दिन के क़याम तक महदूद होती थी, मगर इतने में ही आरफा अपनी दीद की प्यास बुझा लेती थी।
लेकिन अब वो कभी भी उस्मान को नहीं देख सकती थी। आज आरफा अपने इस शहर के साथ उस्मान से भी हमेशा के लिए बिछड़ने जा रही थी और इस एहसास के साथ ही उसका दिल बुरी तरह रो रहा था, तड़प रहा था और आरफा की आंखों में आंसुओं की झड़ी सी लग गई थी। उस्मान गिरनी से मिलने के बाद धीरे से हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए आरफा पर आखिरी नज़र डालकर बाय करता बाहर चला गया और आरफा ने हारे हुए अंदाज में अपना सर सीट की पुश्त से टिका लिया। उसकी बंद आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बहने लगे थे। महविश आफंदी ने शरियार मेंशन आते ही अपने बेडरूम की राह ली थी। फिर अच्छी तरह बात लेकर वो खुशबुओं में बसे सरापे के साथ नक्सक से तैयार दुरुस्त होती नीचे चली आई। तमाम नौकर अपने अपने कामों में बिजी थे और उन्हें घर आते देख भी चुके थे, इसीलिए सब तेज़ी से अलर्ट होकर मज़ीद जान फिशानी से अपने अपने काम अंजाम देने लगे कि पता नहीं उनकी नखरीली बेगम साहिबा की तबानाज पर उनकी छोटी सी भी गलती कब गिरा गुजरती थी और उन बेचारों को अंदाज़ा भी नहीं होता था। टिक टिक करती हील के साथ वो सीधी लाउंज में चली गई और अपने आरामदाह सोफे पर बैठकर एसी की कूलिंग तेज़ करते हुए उन्होंने सईदा को आवाज़ दी थी, जो उनके घर के नौकरों की हिट थी। सईदा उनकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आई। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा, उसने झुकते हुए सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने महज सर हिलाकर दिया था। सईदा, मेरे पीछे शेरी और आदि ठीक तो रहे? आदि की तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? कब आते थे दोनों बाप बेटा घर? और मैंने कहा था तुमसे आदि को डिनर जल्दी दिया करना, उसने मेडिसिन लेनी होती है। क्या टाइमिंग थे उसके डिनर के? महविश ने तफ्तीश शुरू कर दी थी, जिस पर सईदा ने हैरत से उन्हें देखा। बेगम साहबा, आदि बाबा तो बड़े सर के बर्थडे वाले दिन से ही घर नहीं आए। सईदा की बात ने महविश को चौंका डाला था। क्या? आदि घर नहीं आया? मगर क्यों? क्या वो कहीं बाहर गया है? शेरी ने तो मुझे बताया नहीं। क्या कोई सामान वगैरह अपने साथ लेकर गया है? महविश ने सईदा से पूछा। नहीं जी, बस सालगिरह वाले दिन वो कुछ देर को आए थे और केक वगैरह कटने के बाद वैसे ही चले गए, तब से दोबारा घर नहीं आए। सईदा ने वाकई महविश को हैरान कर दिया था। आदि घर नहीं आया तो कहाँ है वो? अगर बाहर गया भी है तो शेरी ने मुझे क्यों नहीं बताया? खैर, हो सकता है भूल गए हो, मगर आदि ने भी इस दौरान मुझे कॉल नहीं की और मैंने जब जब कॉल की उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। आखिर हो क्या रहा है ये? महविश का दिमाग उलझ रहा था। उन्होंने पुरसोच नज़रों से सईदा को देखा। ठीक है सईदा, और शेरी घर किस वक्त आ रहे थे? उन्होंने सईदा से एक और सवाल किया। वो तो जी वक्त पर आ रहे थे और रोज़ खाना वगैरह खाकर बराबर में चले जाते, रेहान साहब के यहाँ या सावियार साहब के यहाँ या कभी फरमान साहब के यहाँ। फिर वो सोने के वक्त घर आते थे। सईदा ने उन्हें बताया, जिस पर वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाती उसे जाने का इशारा करके एक बार फिर आदि को कॉल करने लगी। 2-3 बेल्स के बाद उसकी कॉल काट दी गई, जिससे महविश को जोर का झटका लगा था। आदि ने मेरी कॉल काट दी? लेकिन क्यों? आखिर करता क्या फिर रहे लड़का, और कहाँ गायब है घर से 3-4 दिनों से? और शेरी ने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ? सोचों का जाल सा उनके दिमाग में बिछ गया। अब उनकी उंगलियां तेजी से शहरियार साहब का नंबर मिला रही थी। भाड़ में गया सरप्राइज। इस वक्त तो वो खुद सरप्राइज थी कि उनके पीछे उनके शोहर और बेटे ने ये क्या अजीब खेल शुरू किया हुआ था। उस्मान भारी दिल के साथ घर लौट आया। वो कुछ देर पहले गिरनी की हिदायत के मुताबिक गया भी पिछले गेट से ही था और अब भी उसी गेट से अंदर आया था। जाते हुए आरफा गेट को बाहर से ताला लगा गई थी और अभी आते हुए वो आरफा से गेट की चाबी ले आया था और अब ताला खोलकर वो गेट को अंदर से लॉक करता खामोशी से अंदर घर में चला आया, जहाँ अब तक सब सो रहे थे। सुबह 7 बजे के वक्त वैसे भी कोई बेदार नहीं होता था और कल रात तो वैसे भी सब बहुत देर से सोए थे, इसीलिए अब तक कोई नहीं जागा था। उस्मान भी खामोशी से अपने बेडरूम में चला गया और उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी अजीब से शोर से उसकी आंख खुल गई। ये कैसा शोर था? उस्मान ने अपनी आंखें खोलकर समझने की कोशिश की, तभी ज़ोरदार तरीके से उसके रूम का गेट बजा। अब उसका दिमाग पूरी तरह बेदार हो गया था और उसने झट से अपने बेड से उठकर दरवाज़ा खोला। सामने ही महरूसा बदहवास सी खड़ी थी। उस्मान, तुमने गिरनी और आरफा को कहीं जाते देखा? पूरे घर में कहीं नहीं है। उनका रूम खाली है, अलमारी में उनके कपड़े भी नहीं है, लगता है वो कहीं चली गई है। चलो, तुम्हें पापा ने बुलाया है नीचे, गिरनी को ढूंढने जाना है। महरूसा जल्दी जल्दी बोलते हुए उस्मान का हाथ पकड़कर नीचे ले गई थी। नीचे सिवाय डैड के सभी लोग मौजूद थे। हाला परेशान से सोफे के साथ खड़ी थी, जबकि रूहा उन तीनों बहनों के साथ सोफे पर बैठी थी और जोहेब मुराद इधर से उधर परेशान से घूम रहे थे। उस्मान को महरूसा के साथ आता देखकर बेचैनी से टहलते जोहेब मुराद रुककर उस्मान के पास आए। उस्मान, हलीमा आपा और आरफा न जाने कहाँ चली गई है। घर में शादी फैली हुई है और वो पता नहीं कहाँ चली गई। प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो उनके भाइयों के यहाँ, मुझे यकीन है वो वहीं गई होंगी। जोहेब मुराद के लहजे में उदासी बसी हुई थी। हलीमा भी उनके लिए बड़ी बहनों के साथ एक बुजुर्ग की सी हैसियत रखती थी। उनके बच्चों की तरबियत में उनका बहुत बड़ा हाथ था। कोई ज़रूरत नहीं हलीमा आपा को ढूंढने की जोहेब, जाने दो उन्हें, वो जहाँ भी गई होंगी सोच समझ कर गई होंगी। और कल की हरकत से तो वो मेरे दिल से बिल्कुल उतर चुकी है। आयशा तो बच्ची है, मगर उन्हें तो अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। और सॉरी जोहेब, मेरा दिल तुम्हारी तरह बड़ा नहीं है।
जो मैं इतनी बड़ी गलती के लिए भी हलीमा आपा को माफ़ कर दूँ। जैद साहब ने अपने रूम से बाहर आते हुए जोहिब मुराद की आवाज़ सुन ली थी और वह कतई लहजे में बोले। उनके दो टोक लहजे पर आयशा को बहुत गुस्सा आया था। गिरेनी को मैंने अपनी कसम दी थी डैड, ये मत भूले आप, और गलती उनकी नहीं मेरी थी। मैंने उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया था। आप मेरे गुनाह की सज़ा उन्हें नहीं दे सकते। मैं उन्हें वापस ले आऊँगी, आयशा ने उनके सामने आकर कहा। मेरा फिर वही सवाल है आयशा, जो मैंने हलीमा आपा से भी पूछा था, कि अगर तुम्हारी जगह आरफा होती तो क्या वो ये हरकत कर सकती थी? क्या शादी से एक हफ्ते पहले वो यूं अपनी बेटी की कसम देने पर उसे घर से भगा सकती थी? बेटी कहने में और बेटी समझने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। उन्होंने तुम लोगों के साथ बहुत वक्त गुजारा है, तुम्हारी तरबियत की, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई, मगर तुम्हें उन्होंने आरफा की तरह नहीं समझा। क्योंकि यही सच है कि वो आरफा के लिए जो जज्बात रखती है तुम्हारे लिए नहीं रखती। फिर भी तुम उन्हें लाना चाहती हो तो ले आओ, मगर याद रखना कि तुम लोग तो शादी करके अपने अपने घर की हो जाओगी। मगर वो यहाँ आ भी गई तो मैं उन्हें अब ना वो मुकाम दूंगा ना ही वो इज्जत। उन्हें घर के बजाय सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ेगा, और ये तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारे बाद इस घर में उनसे नौकरों की तरह बर्ताव किया जाए या उन्हें नौकरों की हैसियत से रखा जाए। जैद मुराद की बात ने वहाँ मौजूद हर शख्स को शशतर कर दिया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे डैड, और आप तो पाकिस्तान में भी नहीं रहेंगे ना, तो फिर क्या मसला है आपको? आयशा की बात पर जैद मुराद तंजिया मुस्कुराए थे। मैं मज़ीद 4 महीने यही हूँ आयशा, यहाँ की फैक्ट्री का काम देखना है मुझे, और अगर यहाँ से वापस गया भी तो भी हलीमा आपा अब मुराद हाउस वापस नहीं आएंगी। इट्स फाइनल। और अब मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। जोहेब, हाला, सब लोग अपने अपने काम करें, और अब दोबारा हलीमा आपा का नाम मैं अब इस घर में सुनना नहीं चाहता। जैद मुराद जोहेब और हाला को देखते हुए घर से बाहर चले गए, जबकि आयशा गुस्से से भरी हुई अब जोहेब साहब के सामने आ खड़ी हुई थी। पापा, मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। मेरी गलती की सज़ा गिरनी क्यों भुगत रही है? डैड को समझाएं, वरना मैं उन्हें अपने स्टाइल में समझाऊंगी, जो उन्हें यकीनन पसंद नहीं आएगा। इसलिए उनसे कहें कि ये फजूल जिद छोड़ दे। आयशा की बात सुनकर जोहेब मुराद ने खफा नज़रों से उसे देखा था। आयशा, अब तुम ऐसा करोगी? पहले ही कम दिल नहीं दुखाया तुमने मेरा। कल वाली गलती ने मुझे बहुत दुख दिया है। तुम अपने पापा की बात का मान नहीं रख सकी। मैंने पहली बार तुमसे कुछ मांगा था आयशा, और तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उनकी बात सुनकर आयशा के चेहरे के तासुरात एकदम बदले थे। गुस्से की जगह शदीद नदामत ने ले ली। वो धीरे से जोहेब साहब के सीने से लगती खामोशी से आंसू बहाने लगी। वाकई उसने गुस्से में पापा को बहुत दुख दिया था। आई एम सॉरी पापा, मैं आपकी समझदार बेटी नहीं हूँ। मैंने गुस्से में बहुत बुरा किया, मगर आप मुझे माफ़ कर दिए प्लीज़, मेरी आखिरी गलती समझकर, प्लीज़ पापा। आयशा की रोती आवाज़ सुनकर जोहेब मुराद ने उसका सर थपथपाते हुए उसे खुद से अलग किया। मैंने रोने की तो नहीं कहा तुमसे आयशा, बस समझा रहा हूँ कि देखो तुम्हारी एक गलती से कितने लोग परेशानी में आ गए। हलीमा आपा घर से चली गई आरफा को लेकर, लेकिन तुम अभी बिल्कुल खामोश रहो। भाईजान अभी गुस्से में हैं, तुम उनसे जिद मत लगाओ, अपनी शादी की तैयारी करो। कुछ दिनों तक उनका गुस्सा कम हो जाएगा तो मैं भाईजान को समझाकर हलीमा आपा और आरफा को ले आऊँगा। तुम परेशान मत हो, अभी मामला गर्म है। एक बार साथ खैरियत के तुम लोग अपने अपने घर की हो जाओ तो हम लोग पुरसुकून हो जाएंगे। ओके? जोहेब मुराद ने आयशा की पेशानी चूमते हुए कहा, और उसके आंसू साफ करने लगे थे। ओके पापा, मगर अब आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? आयशा ने पूछा था। क्या मुझे अपनी बहादुर, निडर और गुस्सावर आयशा से नाराज़ होकर उसे लड़ाई मोल लेनी है? ना बाबा, मुझे इस बुढ़ापे में ऐसा करके अपने हाथ पैर नहीं तोड़वाने। जोहेब साहब ने कानों का हाथ लगाते कहा, जिस पर जोहेब साहब के साथ खड़ी हाला, उस्मान और सोफे पर बैठी वो तीनों बहनें भी जोर से हंस पड़ी थी, जबकि आयशा उन्हें आंखें फाड़ कर देखती हुई जोर से चीखी थी, पापा। मगर जोहेब मुराद के चेहरे पर फैली शरारत देखकर वो खुद भी हंसती हुई उनके गले लगी थी, जबकि उस्मान को जैद मुराद का नारवा रवैया पसंद नहीं आया था, ना उनके अल्फाज और ना ही उनकी फजूल की जिद। इसलिए वो खामोशी से चलता हुआ लाउंज से बाहर निकलता चला गया था। बेराम की डेड बॉडी को पुलिस लेकर जा चुकी थी। हाशिम ने पुलिस को कॉल किया था और जोहेब साहब ने शहराम करीमी को भी इत्तला दे दी थी। जावियार साहब, रिहान शाह, शहरियार साहब के साथ फरमान शाह ने भी अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए सारा मामला हैंडल कर लिया, क्योंकि होटल के मालकान को भी इस हादसे की खबर हो गई थी और वो अपने होटल की बदनामी से डर के परेशान होते खुद भी होटल चले आए थे। गो ये सारा मसला पर्सनल नोयत का था, मगर मीडिया वाले इस तरह की चटपटी खबरों की तलाश में रहते हैं, और यही बात मालकान को परेशान कर रही थी। और फिर शादियाँ भी इस मुल्क की नामो शख्सियात के यहाँ थी, इसलिए बात उछलने में ज़्यादा देर नहीं लगनी थी। मगर उन चारों दोस्तों ने मिलकर सारा मामला ख़त्म कर दिया और पुलिस खामोशी से चली गई।
होटल मालकान ने सब कुछ खुश असलोबी से ख़त्म होता देखकर सुकून की सांस ली और खुशी खुशी वापस चले गए। अब अगला मरहला रुखसती का था। सिचुएशन ऐसी थी कि वो लोग जल्दी जल्दी रुखसत करवाने पर मजबूर हो गए। आयशा के हाथ में बुरी तरह चोट लगी थी। सनम को बड़ी मुश्किल से होश में लाया गया, मगर वो मुसलसल डरी सहमी रोती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बेराम की दर्दनाक मौत का मंजर हट ही नहीं रहा, और ये सब उसकी वजह से हुआ था। यह एहसास ही उस जैसी नाजुक और रहम दिल लड़की के लिए बहुत तकलीफदा था, इसीलिए आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। सफ़ीन के बाएं पहलू में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थी, जिसे वो बमुश्किल बर्दाश्त कर रही थी, और ये बात उसने अपने पास आकर बैठी अनाबिया को भी बता दी थी कि उसके चोट लगने से शदीद तकलीफ़ है। इसीलिए उसे घर जाकर मेडिसिन देने का कहती जल्दी से उठ खड़ी हुई, ताकि सबसे जल्दी से रुखसती की कह सके। सिर्फ महरूसा वाहिद सही सलामत थी, मगर जब रुखसती के वक्त उन्हें होटल के गेट के आगे खड़ी गाड़ियों तक लाया गया तो उसने भी रो रो कर अपना हशर कर लिया। यह एहसास ही जानलेवा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप से जुदा हो रही है। ये घड़ी इतनी तकलीफदा और कठिन थी कि मजबूत आसाब वाली आयशा भी पापा के गले लगी बुरी तरह से रो पड़ी थी। वह अभी अभी महानूर के साथ सीढ़ियाँ उतर कर आई थी। सनम और सफ़ीन भी अपनी अपनी सासों के पास खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी, जिन्हें जैद मुराद ने अपने गले लगाया हुआ था। जबकि ज़ोहेब साहब, जो कब से आयशा और महरूसा को संभाल रहे थे, अब उनकी भी रो रो कर हालत ख़राब हो गई थी। तब हाला ने उन्हें बेटियों से अलग करके एक कुर्सी पर बिठाकर पानी पिलाया था। बीवियों को रोते देखकर वो चारों बुरी तरह परेशान हो गए, जो किसी के संभालने में नहीं आ रही थी। हाला और जैद साहब, जो उन्हें कब से चुप करवा रहे थे, आखिरकार खुद भी बुरी तरह रोने लगे। तब जाविया शाह गहरा सांस भरते हुए अपने तीनों दोस्तों को इशारा करते खुद दुल्हनों के पास आए और एक एक करके उनके सर पर हाथ रखते बोले, बेटा, हमें पता है ये घड़ी बहुत तकलीफदा मुश्किल होती है, मगर एक न एक दिन हर बेटी और माँ बाप को उससे गुजरना पड़ता है। आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि अब आपके एक नहीं दो दो घर हैं, और दो दो माँ बाप भी। आपसे आपकी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत हंसते मुस्कुराते हुए करें, रोते धोते नहीं। चलो अब अपने नए घर चलते हैं। रेहान शाह ने बहुत खूबसूरती से उन चारों को समझाया था, जबकि उनके बिल्कुल पीछे खड़े दुल्हा भी उन्हें इस हाल में देखकर खासे उदास हुए जा रहे थे। रेहान शाह की बात सुनकर जैद मुराद ने सनम को संभाल कर गाड़ी में बिठाया, जबकि ज़ोहैब मुराद भी अदबात में सर हिलाते उठते हुए सफ़ीन और आयशा को लेकर आगे बढ़े, और हाला भी महविश के साथ महरूसा को लिए गाड़ी की तरफ ले जाने लगी थी। उन्हें गाड़ियों में बिठाकर ज़ोहैब साहब और जैद मुराद चारों दुल्हों के पास आए। बेटा, अपने घर की खुशियाँ तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं, उनका ख्याल रखना। ज़ोहैब साहब ने बारी बारी चारों को गले लगाया और फिर खुद उनके वालिद साहबान से मिलने लगे, जबकि जैद मुराद भी उन चारों को गले लगाकर प्यार करते आगे बढ़ गए, और वो चारों भी पुरसुकून सांस लेते हुए अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। आज उनकी शादी का मुबारक दिन उस कमीने बेराम की वजह से बर्बाद होकर रह गया था। बेराम का काम तमाम करके वो सब लोग उसकी लाश को इसी तरह रूम में छोड़कर बाहर निकल गए थे। मेहमानों में चंद एक रुखसत हो गए थे, जबकि कुछ अभी बाकी थे। ज़ैनब, रायहा, फातिमा चारों दुल्हनों को स्टेज पर ले गई थी, जबकि महविश अपनी बहन और भांजी के साथ मुंह बनाए उन सब के पीछे जा रही थी। महविश की बाकी बहनें शादी में शिरकत नहीं कर सकी थी। हाशिम भाई ने पुलिस को कॉल कर दिया था, जो पहुंचने ही वाली थी। होटल इंतज़ामिया ने भी होटल के मालकान को कॉल कर दिया था, और कुछ ही देर में वो लोग होटल पहुँच भी गए थे। अपने भाइयों के साथ रकीम, हालिब, फ़हीम और आदि सब भूल भाल कर ये सारे मसले सुलझाने में बिजी हो गए थे। जाविया शाह, रेहान शाह, फरमान साहब और शहरियार आफंदी ने होटल मालकान को भरपूर तसल्ली करवा दी थी, और उनके सामने ही एरिया के एमएनए और पुलिस कमिश्नर को कॉल करके सारा मामला समझाया था। दोनों ने उन्हें अपने भरपूर ताउन का पूरा यकीन दिलाया था, और साथ ही मामला मीडिया तक ना पहुंचने और होटल का नाम बीच में ना आने की भी पूरी गारंटी ली थी। अभी वो उससे फ्री हुई ही थी कि पुलिस का मामला सर पर आ पड़ा। पुलिस वालों ने आते ही बारातियों और दूसरे मेहमानों से तफ्तीश करनी चाहिए, मगर जावियार साहब ने दोबारा कमिश्नर और डीसीपी को कॉल करके पुलिस ऑफिसर से बात करवाई। यूं वो लोग लाश खामोशी से लेकर चले गए। हालात ज़रा नॉर्मल होते ही ज़ोहैब साहब और जैद साहब ने सारे बारातियों के लिए टेबल सेट करवा दी और ज़बरदस्ती सबको खाना खाने के लिए ले गए। सब ने दुल्हों को भी पकड़ लिया, जबकि दुल्हनें अभी तक स्टेज पर ही थी। तभी खाने की टेबल तक जाते फ़हीम ने एक नज़र सबके साथ खामोश सी बैठी आयशा को देखा, जिसका सीधा हाथ तब तक मुख्तलिफ रुमालों से बंधा हुआ था। मेरी आयशा खाना कैसे खाएगी? फ़हीम ने एक नज़र आयशा के घूंघट ओढ़े चेहरे को देखकर सोचा। नेट के लंबे लाल घूंघट में उसका दुधिया चेहरा चमक रहा था। ये घूंघट दरअसल हाला के कहने पर डाले गए थे।
क्योंकि उनके हिसाब से आज आयशा ने एक भी दुल्हनों वाला काम नहीं किया था। अब कम से कम उस घूंघट से थोड़ा तो दुल्हापे का तासुर आ रहा था। आयशा के झुंझलाने के बावजूद भी वो इस समेत बाकी सबके चेहरे ढक कर स्टेज से नीचे उतर गई थी। हालांकि लॉजिक्स भी अजीब ही थे। क्या हुआ है मेरे भाई, चल ना, इधर मत देख, वो लोग खाना नहीं खाएगी क्योंकि वो सबकी तबीयत डाउन है और उनकी चौकीदारी पर जो गार्ड्स मामूर है ना, उनका खाना वहीं पहुंचाया जा रहा है, तो तू गम ना खा, चल खाना खा ले। फ़हीम को स्टैचू की तरह स्टिल खड़े देखकर उसके पास से गुजरता राहिम उसे इन्फॉर्म करके साथ ही लेकर आगे बढ़ गया, जहां बाकी तीनों दुल्हन भी ज़बरदस्ती बिठाए गए थे, मगर उनकी परेशान नज़रें भी स्टेज पर टिकी हुई थी। यूँ वह पूरा वक्त किसी न किसी वजह से खासे मसरूफ़ रहे। उन्हें ना तो फुर्सत मिली थी अपनी दुल्हनों के पास बैठने की, ना ही वो सब लोगों की मौजूदगी में उनके पास फटक सके थे। और खाने के बाद उन्होंने जाविया शाह से बात की थी कि जल्दी रुखसती करवा ली जाए, जिस पर उन्होंने इस बात में सर हिलाया और अपनी रजामंदी दे दी, क्योंकि वो भी यही सोच रहे थे। और फिर सब तरफ रुखसती का शोर मच गया और ख़ास इमोशनल सीन के बाद वो चारों अपनी अपनी गाड़ियों में आ बैठे। शुक्र था कि गाड़ी में दुल्हा दुल्हन के साथ इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। थोड़ी प्राइवेसी तो उनको मैसर आ गई। सबसे आगे आदि की गाड़ी थी, जिसका ड्राइवर शहरियार साहब की कोई बात सुनने बाहर गया था। मेरुसा के बैठते ही आदि ने उसको अपने पास करते हुए कंधे पर हाथ फैला लिया था। बस करें एंजल, कितना रोएंगी यार, मुझे लगता है मेरे साथ शादी करके खुशी नहीं हुई आपको। किसी दूसरे शहजादे का इंतज़ार था क्या? आदि ने दूसरे हाथ से मेरुसा का नन्हा सा हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, जिस पर उसने फौरन गर्दन घुमाकर उसे देखा। नहीं आदि, कोई दूसरा शहजादा तो मुझे मिला ही नहीं आपके सिवा, इसलिए मैं किसका इंतज़ार करूंगी। मेरुसा के मासूमियत भरे बरजस्ता जवाब पर आदि कहका लगाकर हंसा था। तभी अनिका गाड़ी का गेट खोलकर अंदर घुसकर बैठ गई और अगला गेट खोलकर जरविश बैठी थी। उन दोनों को महविश आफंदी ने भेजा था, जबकि आदि जल्दी से मेरुसा से दूर हुआ और वो हक्का बक्का दोनों माँ बेटी का ये बिलाए जाँ वाला अंदाज देखता रह गया। भाई सॉरी आदि, वो क्या है ना, अब किसी गाड़ी में जगह नहीं बची, रिजवान आया नहीं और जिस गाड़ी में हम आए थे उसका टायर पंक्चर हो गया है और आप ही की गाड़ी में कुछ दूसरे मेहमान उनके साथ जा रहे हैं, तो हमें यहाँ बैठना पड़ा आकर। जरविश की बात सुनकर आदि खामोश हो गया, जबकि अनिका मेरुसा पर लदी जा रही थी। उसे ये बेशरम लड़की जहर लग रही थी, जो बेराम वाले किस्से का बताने बिना मेहमानों का लिहाज के सबके बीच दौड़ी चली आई थी और अब भी बाहर सबकी मौजूदगी के बावजूद आदि से चिपकी बैठी थी। उसकी कम उम्री खूबसूरती और मासूमियत के साथ आदि की आंखों में उसके लिए छुपा प्यार अनिका को पागल किया जा रहा था। उसका बस चलता तो घूंघट में छुपी इस हसीन चुड़ैल को गला घोंट कर अभी के अभी मार देती। पीछे हो जाए, आप मुझ पर गिर रही है। मेरुसा की दबी दबी आवाज़ पर आदि ने चौंका से देखा था। अनिका गेट से काफ़ी दूर तकरीबन मेरुसा पर गिरी पड़ी थी। अनिका, ढंग से बैठो, काफ़ी जगह पीछे हटो, एक साइड हो जाओ, और ड्राइवर तुम गाड़ी चलाओ। आदि ने मेरुसा के गिर्द बाजू फैलाकर उसे दोबारा अपने साथ लगा लिया। उसका एक हाथ थाम कर बिल्कुल अपने साथ जोड़े बिठा था, जिस पर अनिका के साथ बैक्यूम मिरर से पीछे देखती दरविश तलमिला गई थी। आदि के पीछे हालिब की गाड़ी थी, जिसके अंदर बैठते ड्राइवर को बाहर जाने का कहा था। बाहर अब भी सब लोग एक दूसरे से मिलते बातों में बिजी थे। हालिब ने ड्राइवर के जाते ही रोती बिलखती सफ़ीन को अपने से लगाया था। बस खामोश हो जाए, कब तक अपनी इन खूबसूरत झील सी आंखों पर जुल्म करेंगी माय डियर वाइफी। खाना भी नहीं खाया आपने, इतना मत रोए प्लीज़। हालिब ने उसके झुके सर पर प्यार करते हुए कहा था। मेरे राइट साइड वाली रिब्स में पेन है, इसीलिए रो रही हूँ, सफ़ीन ने आंसू पोंछते हुए हालिब को बताया था, जिस पर वो हैरान रह गया। ओह मगर कैसे, क्या हुआ, क्यों दर्द हो रहा है? हालिब उसकी तकलीफ़ का सुनकर बेचैन हो गया। बेराम ने मारा था। सफ़ीन के बताने पर हालिब ने उसे अपने साथ लगा लिया। जहन्नुम वासिल कर दिया इसीलिए जलील को। आप फिक्र की कोई बात नहीं है, आप घर चले, मैं नाबिया भाभी या हादी से आपको मेडिसिन लेकर दे दूंगा, आप रेस्ट कीजिएगा आज। हालिब ने उसे अपने मज़ीद करीब किया, लेकिन सफ़ीन फासला पैदा करती झटके से दूर हुई थी। सॉरी, वो वहाँ ब्राइडल रूम में मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आपको हक किया था, बट अब प्लीज़ मुझसे दूर रहे। सफ़ीन की बात सुनकर हालिब हैरत ज़दा रह गया। सफ़ीन आप, उसने सफ़ीन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था कि तभी हाशिम भाई खंखारते हुए अगला दरवाज़ा वाह करके अंदर बैठ गए और पिछला दरवाज़ा खोलकर अनाया भी अंदर बैठ रही थी। आई होप हमने डिस्टर्ब नहीं किया होगा तुम लोगों को। वो क्या है ना, डैड ने कहा है कि बड़े बैठकर जाओ दुल्हा दुल्हन के साथ, इसीलिए हम आ गए। हाशिम ने बैक मिरर से हालिब को देखते हुए शरारत से कहा, जिस पर वो जी भाई कहता हुआ सफ़ीन से जरा सा दूर हुआ, मगर एक गुस्सा भरी नज़र उस पर ज़रूर डाली जो अनाया से बातें कर रही थी। अनाया सफ़ीन से उसकी तबीयत पूछने लगी थी।
हालिब के पीछे वाली गाड़ी में फ़हीम था, जिसने गाड़ी में बैठते ही आयशा का हाथ थामकर उसे दुखी नज़रों से देखा था। आयशा, मेरी जान, बहुत तकलीफ होंगी आपके हाथ में, है ना? अच्छा हुआ मर गया साइको, वरना मैं उसके हाथ रोज़ ऐसे ही काट काट कर मार डालता साले को। फ़हीम ने आयशा का चेहरा देखते हुए भरपूर हमदर्दी से कहा था, जो अब तक घूंघट चेहरे के आगे गिराए बेजारी से शोहर की बात सुन रही थी। हो गया तुम्हारा? ऐसी छोटी मोटी चोटें मुझे मार्शल आर्ट सीखने के बाद से मुतअद्दिद बार लगी है, और जब मैं लोगों की धुलाई करती थी तो इससे बड़ी चोटें भी आ जाती थी अक्सर। एक बार मैंने एक नेग्रो बंदे को मारा था, उसने मेरे सर पर अटैक किया था लोहे की रॉड से। बचते बचते भी काफ़ी चोट लग गई थी। वैसे रॉड से याद आया, तुम्हारी भी तो रॉड से पिटाई करवाई थी मैंने। कितनी चोट आई थी और चोटी कहाँ है तुम्हारी? वैसे रॉड लकड़ी की थी फ़हीम, तुम्हें इतनी चोट तो नहीं आई होगी, है ना? आयशा की कतर कतर चलती जुबान पर फ़हीम ने उसे सदमे से देखा था। आयशा मेरी जान, बस एक लम्हे को ही सोच लेना कि आज आपकी शादी हुई है। दुल्हने आज के दिन शर्माई हुई और खामोश होती है, इतनी बातें नहीं करती, और मेरी वो प्यारी पोनी आपके गुंडे खा गए। उस लकड़ी की रॉड से ही बहुत चोटें आई थी। आपने तो हुक्म सादिर कर दिया था कि मार कर किसी हॉस्पिटल के आगे फेंक देना, तो उन्होंने ऐसा ही किया, हॉस्पिटल के बाहर फेंक गए। फिर मुझे हालिब, रकीम और आदि हॉस्पिटल लेकर गए, हादी भाई के, और ट्रीटमेंट के दौरान भाई ने स्टिचेस लगाते हुए बालों के साथ मेरी पोनी भी साफ कर दी। एंड आयशा, मैं गरीब आपका शोहर लगता हूँ, मुझे अब तो तुम ना कहे ना। मेरी मम्मा जान अपने बेटे की इस खुली बेइज्जती पर आपसे खफा हो जाएगी, और आप आज बहुत हसीन लग रही है। और ऐसे मुझे ना देखे, आपका मीठा मीठा काजल देखकर मैं बिलावटी रोमांटिक हो रहा हूँ। फ़हीम नाराज़गी से बोलता हुआ अचानक शरीर हुआ, जिस पर आयशा ने सटपटाकर अपना सर झुका लिया। तभी महानूर दरवाज़ा खोलती अंदर बैठ गई, और उसके बिल्कुल पीछे फरहान भी फ़ाइक को गोद में लेकर आगे वाली सीट पर आ बैठा था। भाई, आपके पास टिश्यू होगा? फ़हीम ने फरहान से कहा, जिसने डैशबोर्ड में रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींचकर फ़हीम के हाथ में थमा दिए थे। भाई, एसी ऑन करे ना, गर्मी हो रही है। फ़हीम की अनोखी फरमाइश पर फरहान ने मुड़कर फ़हीम को घूरा, जबकि शरारत से आंख मारते फ़हीम को आयशा ने घूंघट की आड़ से ही घूरा था। दिमाग चल गया है तुम्हारा? दिसंबर के महीने में एसी चलवाओगे? और क्यों गर्मी लग रही है तुम्हें? फरहान ने पूछा। क्योंकि हमारे फ़हीम का दिमाग चोटों ने हिला डाला है फरहान। आयशा, पता है इसके परसों स्टिचेस कटे हैं, मगर उसने जिद करके सेहरा बांधा है। सबके मना करने के बावजूद कितना खुश था शादी की खबर सुनकर हमारा फ़हीम। न जाने कौन कमबख्त था जिसने अचानक ही हमला करवा दिया, अल्लाह करे हाथ ही टूट जाए उसके। महानूर ने बिल्कुल फातिमा के स्टाइल में कहा था, जिस पर फ़हीम ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी, और आयशा ने एक नज़र अपने ज़ख्मी हाथ को देखा, जबकि फरहान जो सब कुछ जानता था उसने सटपटा कर बीवी को जल्दी खामोश करवा दिया था। महानूर, ये क्या बदतमीज़ी है? क्या बोल रही हो तुम? ऐसे किसी को नहीं कोसते। फरहान को अंदाज़ा था कि महानूर उससे ज़्यादा कुछ और बोली तो आयशा ने बिना लिहाज के भड़क उठना है, इसलिए उसने बीवी को डपट कर खामोश करवा दिया था, और महानूर ने भी एक लम्हे को चुप होकर बात बदल दी थी। फ़हीम के बिल्कुल पीछे रकीम की गाड़ी थी, जिसमें रकीम के साथ आगे राहम और पीछे आयशा बैठी थी। रकीम के पास ना बात करने का मौका था, ना ही सनम को तसल्ली देने का, जो अब भी हल्के हल्के सिसक रही थी। वो बस बेबस नज़रों से अपनी सिंड्रेला को रोते हुए देख रहा था, बल्कि रकीम के बदले आयशा सनम को साथ लगाए खामोश करवा रही थी। रकीम, ये ले मेरे भाई, टिश्यू ले ले। सनम को ऐसे बेबसी से ना देख, आंसू साफ करवा दे उसके। हम थोड़े मूड किस्म के भाई भाभी हैं, बिल्कुल एतराज़ नहीं करेंगे, और तू कहेगा तो आंखें भी बंद कर लेंगे। और सनम बेटा, चुप हो जाओ। रकीम इतना बुरा भी नहीं है कि उससे शादी होने के गम में तुम रोती जाओ। माना सूरत उसकी ज़रा ओखी है, लेकिन इतना भी डरावना नहीं है कि बंदा बर्दाश्त न कर सके। राहिम की ज़ुबान पर खुजली हुई थी, जिस पर सनम के साथ आयशा भी मुस्कुराने लगी थी। छोटे भाई, मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती तो ना करे ना, और मेरी सूरत डर जैसी है। अब मैं उन्हें बताऊंगा आपके ख्यालात। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सनम मुझे देखकर नहीं रो रही, बल्कि इसलिए रो रही है कि आज वो अपने मम्मी पापा से अलग हुई है ना सनम? रकीम ने सनम से गवाही दिलवाई थी, जिस पर वो हल्की आवाज़ में जी कहते हुए सर झुका गई। वाह वाह वाह, देखा आयशा चुड़ैल, ऐसी होती है शोहर की फर्माबरदार बीवियाँ, इसके हुक्म पर सर झुकाने वाली, और एक तुम हो, हर बात पर इख्तिलाफ करती हो मुझसे। राहिम ने मुड़कर बाकायदा आयशा को घूर कर देखा था, जिसने सनम से दूर होने पर अपने पर्स में से कुछ टटोलना शुरू कर दिया, और मतलूबा चीज़ हाथ में आते ही उसने राहिम को आवाज़ दी थी। राहिम,
अब अगर ज़ुबान चली तो इससे तुम्हारे सर और कमर पर तुम्हारे खून को कलर की तरह यूज़ करके पेंटिंग कर दूंगी और बचा हुआ खून पी कर सचमुच साबित कर दूंगी कि मैं कितनी बड़ी चुड़ैल हूँ, समझे? इसलिए खामोशी से चोंच बंद करके बैठो। आयशा ने एक छोटे साइज का चाकू निकाल कर पीछे देखते राहिम की आंखों के सामने लहराया था। ये राहिम का ही के चैन में लगा चाकू था जिसे आयशा ने एक दिन खामोशी से निकाल कर अलग रख लिया था। उसका 2-3 बार वो बिना डरे राहिम के हाथों पर भी इस्तेमाल कर चुकी थी। इसीलिए राहिम ने अब शराफत से होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने में ही आफियत जानी थी, जिस पर सनम और रकीम लब भेजकर मुस्कुराहट छुपा कर तभी एक के बाद एक सारी गाड़ियां चलने लगी थी। आदि हॉस्पिटल से सीधा घर आया था। आज उसका इरादा छुट्टी का था क्योंकि शाम में उसके तीनों दोस्त घर आ रहे थे और उससे पहले उसे घर की फिजा साजगार करनी थी जो रात से बिगड़ी हुई थी। दरअसल रात को गिरनी आरफा के पास सोनी उसके और मेहरुसा के मुश्तरका रूम में गई थी और उन्होंने अपने पीछे आदि को भी बुला लिया था। वो मेहरुसा को आदि के रूम में भेजना चाह रही थी और मेहरुसा उनकी बात सुनकर बुरी तरह भड़क उठी। मैं नहीं जाऊंगी गिरनी, मुझे यहाँ की आदत हो गई है, किसी दूसरे रूम में अब मुझे नींद नहीं आएगी। मेहरुसा ने आदि को घूरते हुए बहाना किया था जो फर्माबरदारी से सर झुकाए खामोश खड़ा था। आ जाएगी, कोशिश करोगी तो। मुझसे अकेले इतने बड़े कमरे में नहीं सोया गया कल, इसलिए आरफा के साथ सोंगे और हम तीन एक साथ इस बेड पर नहीं आ सकते। आदिल बेटा, आप माही बीबी को ले जाएं और उन्हें अकेले किसी रूम में ना जाने दीजिएगा। घर पर भी आरफा उनके पास वाले पलंग पर ही सोती थी। उन्हें शुरू से अकेले सोने की आदत नहीं है। गिरिनी की बात पर आदि ने तेजी से उमड़ती मुस्कुराहट लब भेंट कर जब्त की थी और मेहरुसा की चेयर घसीटता अपने साथ अपने रूम में ले गया था, जहां नीम अंधेरे रूम में आए सो रहा था और उसकी नींद खराब होने के डर से मेहरुसा जो बड़ी मुश्किलों से रूम में आई थी आदि के सहारा देकर बेड पर बिठाने पर खामोशी से बैठ गई और आदि भी उसके खामोशी रहने पर खुदा का शुक्र अदा करता दूसरी तरफ जाकर सोने लेट गया। शुक्र है रात सुकून से गुजर गई। पूरी रात इसी खुशी में उसे नींद नहीं आई कि उसके एंजल उसके साथ उसके बेड पर मौजूद है और सुबह मेहरुसा के उठने से पहले ही वो मेहरुसा की रिपोर्ट्स की फाइल लिए हॉस्पिटल के लिए निकला था। ये फाइल उसने गिरनी के लाहौर आने से पहले ही उन्हें कॉल करके मुल्तान से मंगवाई थी ताकि वो यहाँ मेहरुसा की रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखा सके। अब भी वो घर में दाखिल होते हुए सीधा अपने रूम में चला आया, जहाँ आयस नजमा और आरफा की निगरानी में अपनी बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कार में बैठा खुशी से खेल रहा था। ये कार सुबह ही आदि ने हालिब से कहकर आयस के लिए मंगवाई थी। हालिब हमान, हसाम, फुरकत, रायका और फहद के दूसरे 2 साला बेटे फसी के लिए भी सेम कार लाया था। उसने आदि को भी कॉल किया था आयस के लिए, जिसने हालिब को बोलकर कार के साथ दूसरे मुख्तलिफ टॉयज़ का ढेर आयस के लिए मंगवा लिया था। आयस से कुछ दूर मेहरुसा भी अपनी चेयर पर बैठी बेड के बाएं साइड लॉन में खुल रही खिड़की के आगे बैठी थी। खिड़की के चारों तरफ बेले की कई सारी बेलें नहायत खूबसूरती से लगाई गई थी, जिससे खिड़की खुलते ही बेले की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती। ये कुदरती खुशबू किसी महंगे एयर फ्रेशनर से ज़्यादा खूबसूरत और फ्रेश थी। आदि ने रूम में दाखिल होते ही चहकते हुए बेटे पर एक नज़र डालकर पूरे रूम को देखा। बेहद खुले खुले वसी व अरीज इस रूम का इंटीरियर मेहरुसा के रूम से भी 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि ये रूम आदि ने अपने और मेहरुसा के बेडरूम के तौर पर सिलेक्ट किया था। मरून और ऑफ वाइट कलर स्कीम सजा ये रूम मैचिंग पर्दों और फर्नीचर के साथ पूरे रूम को कोई रॉयल लुक देता था। वसी वरीज बेड के पीछे उसने अपने वलीमे के 3D लाइट से सजी बड़ी सी खूबसूरत तस्वीर लगाई थी, जो पूरे रूम की लाइट्स बंद होने के बाद ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम से जगमगा उठती थी और दिन में भी ये तस्वीरें अपनी अलग बहारें दिखाती थी। बेड की दाएं दीवार पर मेहरुसा की मुख्तलिफ पोज से बना एक लार्ज पोर्ट्रेट भी लगा हुआ था। ये वही पोर्ट्रेट था जो आदि के शहरियार मेंशन वाले रूम में भी लगा था। आदि धीरे धीरे मेहरुसा की तरफ बढ़ रहा था, जो न जाने किस सोचों में गुम खिड़की से बाहर देख रही थी, जबकि आदि को रूम में आता देखकर नजमा और आरफा उसे सलाम करती तभी रूम से निकल गई थी। मेहरुसा ने अपने सामने आकर घुटनों के बल बैठते आदि को चौंक कर देखा और एक नज़र दोबारा अपनी तस्वीरों पर डाली, जो सुबह से उसकी हैरानी का सबब बनी हुई थी, क्योंकि दीवार पर लगे पोर्ट्रेट में कुछ पिक्स कनाडा में उसके स्कूल फंक्शन के दौरान उसकी फ्रेंड्स की ली गई सेल्फीज थी, कुछ एक उसकी एकेडमी की थी और कुछ पिक्स अल शिफा की भी थी, जहाँ आप सनान और उसकी बीवी रहते थे। ये पिक्स आदि ने कहाँ से ली थी? ये तो कनाडा वाले घर में रखी एल्बम्स में लगी थी। अब भी नजमा ने सफाई के दौरान सारी लाइट्स ऑन कर दी थी। अब पूरे रूम की दीवारें उसकी 3D पिक्स से जगमगा रही थी। उसकी गैर मौजूदगी में भी आदि ने अपने घर में उसे हर जगह मौजूद रखा था। ये पोर्ट्रेट किससे बनवाया? मेहरुसा ने खोए खोए अंदाज में अपने साथ बैठे आदि से पूछा था। मेरे जानने वाले हैं, उनसे बनवाया था।
ये आपकी सारी पिक्स मेरे फ़ोन में और शादी के एल्बम्स में थी, और कुछ मैंने सफ़ीन भाभी और आयशा भाभी और सनम भाभी से ली थी, और सबको जमा करके मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने लगा लिया ताकि हर वक्त आपकी मौजूदगी का एहसास मेरे आसपास रहे। इन बेजान तस्वीरों में आपका जिंदा एहसास मेरे इर्द गिर्द रहता था एंजल। मैं आपके बिना जिंदा लाश जैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। बहुत अकेला हो गया था मैं, रोज़ पल पल मरता था। खुशियों को हराम कर लिया था मैंने अपने ऊपर, मगर अब आप आ गई है ना, तो मैं दोबारा जी उठा हूँ, और अब मैं कभी खुद से आपको दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। आदि ने आंखें मूंदते हुए उसकी गोद में सर रख लिया। महरूसा उसके इस अंदाज पर बेहिस्सो हरकत बैठी रह गई। उसने बेसाख्ता सामने अपनी गाड़ी से खेलते आयस को देखा। उसके इर्द गिर्द ढेरों खिलौने बिखरे पड़े जो बहुत महंगे थे। मुल्तान में तो महरूसा ख्वाब में भी इतने महंगे खिलौने अपने बच्चे के लिए खरीदने का सोच नहीं सकती थी। चाहती भी तो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस तरह का एक भी खिलौना अगर वो आयस के लिए खरीदने जाती भी तो उसे अपने कई माह की फीस जोड़नी पड़ती, तब जाकर वो ये एक खिलौना अफोर्ड कर सकती थी, जबकि इतने पैसों में उसकी दूसरी 10 ज़रूरतें पूरी हो सकती थी। इसने गहरी सांस खींचकर अपनी गोद में सर रखकर बैठे आदि को देखा। मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या सबकी तरह तुमने भी मान लिया था कि महरूसा बच्चलन है और वो किसी के साथ घर से भाग गई थी? उसने अपनी चेयर की पुश्त से सर टिकाते हुए आंखें मूंद ली थी। कितना मुश्किल होता है अपने किरदार को दुनिया के सामने बार बार क्लियर साबित करने के लिए वजाहतें देना, और ख़ासकर उस शख्स के सामने जो हमारी रगो जान से भी करीब होता है, और उससे हमें ये उम्मीद होती है कि हमारी ज़िंदगी से भी प्यारा ये शख्स, हमें हमसे ज़्यादा जानने वाला ये शख्स बिन कहे हमारे दिल की कैफियत समझ लेगा, क्योंकि ये हमें जानता है। और इसीलिए जब हमें महसूस होता है कि उसके दिल में हमारे लिए बाल बराबर शक या बुराई मौजूद है, तो उसे अपनी ज़ात की सफाई देने में भी हम हिचकिचाते नहीं, भले ही फिर उसकी ज़ात से जुड़ी वो उम्मीद टूट जाए और हम दर्द की आखिरी मंजिलों तक पहुंच जाए, मगर हमें ख़ुद को उसकी नज़रों में मुकद्दम देखने की वो ख्वाहिश पीछे हटने नहीं देती। और यही महरूसा के साथ हो रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर आदि ने तड़प कर उसकी गोद से सर उठाया। एंजल, अपने इन हाथों से मेरा एक गला घोंट कर मेरी जान ले ले, मगर इतना गिरा हुआ मत समझे अपने आदि को। मेरा खुदा जानता है कि मैंने कभी आपको गलत नहीं समझा, कभी आप पर शक नहीं किया, और आपको ढूंढने की कोशिश भी मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मैंने आपकी और फ्रेडी की बातें सुनी थी, जब आप उससे कह रही थी कि छोटी उम्र में शादी होने की वजह से आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई और आपका खुद को प्रूफ करने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका, और ये कि ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो आप अपना एक ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगी कि आपको दुनिया देखनी है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अपना करियर बनाना है। और यही सब मैंने आपके जाने के बाद आपके लेटर में भी पढ़ा। मैं कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करता एंजल, अगर ये सब मैंने आपकी ज़ुबानी खुद ना सुना होता। इसीलिए मैंने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपने लिखा था कि आपके लिए मेरी मोहब्बत अब बोझ बन गई है और मैं आपको मोहब्बत की इन बेड़ियों से आज़ाद कर दूँ जिसने आपको बांध कर रखा हुआ है। बहुत कोशिश की मैंने एंजल, बहुत कोशिश की कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपका इंतज़ार ना करूं, आपको आज़ाद कर दूं अपनी मोहब्बत से, मगर ना मैंने आपका इंतज़ार करना छोड़ा, ना खुद को आपसे मोहब्बत करने से रोक पाया। और बोलते हुए आदि की नज़र महरूसा के चेहरे पर पड़ी और उसने शदीद ज़ब्त से अपने दांतों को ज़ोर से भेज लिया, क्योंकि महरूसा के चेहरे पर हैरत और बेकिनी के ऐसे रंग फैले हुए थे कि आदि को उसके चेहरे पर नज़रें टिकाए रखना मुश्किल हो गया। वाह आदिल आफंदी, कमाल की मोहब्बत है तुम्हारी। मोहब्बत तो करते हो मगर एतबार नहीं। तुमने फ्रेडी से की मेरी बातें सुन ली थी तो पूरी सुनते। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, तुम्हारे साथ दुनिया घूमना चाहती थी। तुमसे मैंने पढ़ाई शुरू करने को कहा था दोबारा, मगर तुम दफ़ा हो जाओ अपनी ये मकरू सूरत लेकर, यहाँ से चले जाओ, दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, चले जाओ। महरूसा हिज़ियानी अंदाज में चीखते हुए आदिल को पीछे धक्का दे चुकी थी। उसकी चीखें सुनकर आयस डर कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और फर्श पर पीछे की तरफ गिरा आदि खामोशी से उठकर आयस के पास गया और उसे गोद में लेकर चुप कराते हुए वो महरूसा के सामने आ खड़ा हुआ था, जो अपनी चेयर घुमाती बाहर जा रही थी। एंजल, बस एक बार माफ़ कर दे, जानता हूँ मैंने मोहब्बत का हक ठीक से अदा नहीं किया है, मगर आप एक मौका दे मुझे। आदि की बात पर उसने खामोशी से गर्दन मोड़कर उसे देखा था। तुम्हें एक मौका और दूँ ताकि तुम दोबारा मेरे लिए एक नया बरज़ख तैयार करवा सको, मगर मैं तुम्हें अब दूसरा मौका नहीं दूंगी। तुम गिर चुके हो मेरी नज़रों से और अब मरकर भी दोबारा से मेरे दिल में वो मुकाम नहीं पा सकते जो पहले कभी रखते थे। तुम्हारी माँ की तरह तुमसे भी नफ़रत करती हूँ मैं, और याद रखो बहुत जल्द कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ कर चली जाऊँगी मैं यहाँ से। चाहे मुझे तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारे पास छोड़ कर जाना पड़े, मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे बगैर जीने की आदत हो चुकी है। महरूसा रुख मोड़ कर बोलती हुई रूम से बाहर चली गई। आदि के जिस्म से किसी ने जैसे जान खींच ली थी। वो आयस को गोद में लिए बेजान होते कदमों से नीचे बैठता जा रहा था।
तेजी से भीगती आंखों के साथ वो आयस को सीने से लगाए फूट फूट कर रो दिया था। बहुत देर रोने के बाद वो अपने आंसू पोंछता उठ खड़ा हुआ और आयस को चूम कर बिस्तर पर लिटाने लगा, जो उसकी गोद में ही सो गया था। फिर बाथरूम जाकर अपने मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो रूम से बाहर निकल आया था और आरफा को आयस का बताकर घर से बाहर निकलता चला गया। बाहर खड़ा आसिफ जो उसके इंतजार में था, आदि ने उसके हाथ से चाबी छीनी और गाड़ी स्टार्ट करता तेजी से भगा कर ले गया, जबकि आसिफ बेशरियार आफंदी की हिदायत के मुताबिक तेजी से दूसरी गाड़ी में उसके पीछे गया था। आदि का जारहाना अंदाज उसे बताने को काफ़ी था कि आज फिर उसकी हालत पहले जैसी हो रही थी और आज की रात वो फिर से खुद को सज़ा देते हुए पूरी रात जश्न मनाने का इरादा रखता था। फ़हीम जब ऑफिस से घर पहुंचा तो नीचे लाउंज में ही उसे सब लोग बैठे मिल गए। वो रात से सबसे खफा था, इसलिए अब भी फरमान साहब, ज़ैनब, आयशा और फ़रकस को नज़रअंदाज किए बिना किसी को मुखातिब के सलाम करता हुआ अपने रूम में चला गया। आयशा बेटा जाओ, उससे चाय वगैरह का पूछो, कल से खफा है इसलिए खुद से कुछ नहीं कहेगा। और उस छोटू को भी ज़रा लगाम में डालो, बाप को कुछ समझता ही नहीं है और ज़रा सा प्यार क्या कर ले वो हंगामा खड़ा कर देता है। यही आसार रहे तो इसका नाम फ़हीम है, किसी दिन उल्टा लटका कर जूते मारेगा उसे। भला बताओ, इस उम्र में तो उसका बाप भी इतना तेज़ नहीं था, ये तो उससे भी 10 गुना आगे है। ज़ैनब ने पोते के सर पर चपट लगाते कहा, जो दादा की गोद में बैठा बिस्किट खा रहा था। पोते की बुराई सुनकर फरमान साहब ने खफा नज़रों से बीवी को देखा था। मेरे बच्चे को कुछ ना कहा करे आप, आपका बेटा भी कम नहीं है, फुरकत के चॉकलेट्स छीन कर खा जाता है। भला कोई बाप अपने नन्हे से बेटे को ऐसे छेड़ता है? आयशा बेटे लो, उसे भी साथ ले जाओ और ज़रा बाप को मनाने में हेल्प करेगा। फरमान साहब ने फुरकत को आयशा की गोद में दिया था, जो लब भेज कर मुस्कुराहट छुपाती बेटे को लेकर अपने बेडरूम में चली आई, जहां फ़हीम आंखें मूंदे जूतों समेत बेड पर दराज था। उसने मुस्कुराहट छुपाते हुए बेड के पास जाकर फुरकत को फ़हीम से कुछ दूर बेड पर ही छोड़ दिया, जो धीरे धीरे चलता बाप के सीने पर जा बैठा था। पापा पापा, फाम फाम बेबी आया। फुरकत फ़हीम को सबकी देखा देखी फाम बुलाता था। आयशा ने काफ़ी मेहनत करके उसे फॉर्म से पापा बोलना सिखाया था, मगर वो फिर भी पापा और फॉर्म में कंफ्यूज ही रहता था। फुरकत को अपने सीने पर बैठे महसूस करते ही फ़हीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर वो होंठ बैठे आंखें बंद के लेटा रहा। अब फुरकत उसके गाल पर अपने हाथ मार रहा था, मगर अब भी फ़हीम ने आंखें नहीं खोली। अपना ये दाव भी ज़ाया जाता देखकर फुरकत ज़रा आगे खिसका था और अब उसने झुककर फ़हीम के गाल पर ज़ोर से काटा, जिस पर फ़हीम बिलबिलाकर ज़ोर से चीख पड़ा था। आह! उसने फ़ौरन पट से आंखें खोली, जबकि आयशा जो दूर खड़ी बेटे के कारनामे देख रही थी, फुरकत के काटते ज़ोर से हंसी थी, जिस पर फ़हीम ने उसे घूर कर देखा और फुरकत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगा। इस बदतमीज़ की औलाद को कोई तमीज़ वाला काम भी आता है कि नहीं? देखो कितनी ज़ोर से काटा है मेरे गाल पर। फ़हीम बेटे को गोद में लिए उठ बैठा, जो अपने काटने की तलाफ़ी करता उसके गाल पर किस कर रहा था। मेरे बेटे ने आपको जगाने की कोशिशें की, मगर जब आप नहीं जागे तो उसे ये करना पड़ा। वैसे मैंने आप जनाब को रात कोई 10 कॉल की थी, मगर एक के बाद एक बाकी 9 कॉल्स पिक क्यों नहीं की? उसका जवाब चाहिए मुझे। आयशा ने फुरकत को चूमते फ़हीम का बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, जिसने एक रूठी नज़र बीवी पर डालकर दोबारा फुरकत को चूमना शुरू कर दिया। इस बार आयशा अपने दोनों कान पकड़कर उसके सामने जा खड़ी हुई थी। आइंदा फुरकत की खातिर अपने प्यारे हबी से कभी भी बेवफाई नहीं करूँगी और जितनी चॉकलेट्स उसको दूंगी इतनी ही आपके लिए भी रखूँगी, और ये लास्ट गलती है, अब तो माफ़ कर देना। आयशा ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा, जिस पर फ़हीम ने एक आईब्रो उचकाते उसे देखा। और डैड से बचाने वाला प्रॉमिस? फ़हीम ने आयशा को उसका आखिरी प्रॉमिस याद दिलाया। ये आयशा के वो प्रॉमिसेस थे जो फुरकत की वजह से होने वाली हर बार लड़ाई के बाद सुलह के लिए आयशा फ़हीम से करती थी, मगर फिर दोबारा फ़हीम से लड़ते वो सारे प्रॉमिसेस तोड़ दिया करती थी। ओके, अब मैं डैड से बचाऊंगी भी और उनके साथ शरीक होकर बेइज्जती भी नहीं करूंगी। आयशा ने अभी बेचारी से शक्ल बनाकर कहा, जिस पर फ़हीम ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा और उससे दूसरा सवाल पूछा, रात को मेरे बिना अकेले सो भी गई, क्या मुझे लेने नहीं आ सकती थी? फ़हीम ने फुरकत को उसके टॉयज़ के साथ बिजी कर दिया था और ख़ुद आयशा को लिए बेड पर जा बैठा था और मोहब्बत से उसका चेहरा देखने लगा। गुजरते वक्त के साथ वो और हसीन हो गई थी। फुरकत की पैदाइश के बाद जिस्म थोड़ा भर गया था, जिससे उसका चेहरा भी भरा भरा और मासूम लगने लगा था। फ़हीम को उसका ये रूप पहले वाले रूप से मज़ीद दिलकश लगता था। अब भी उसने झुककर आयशा के गाल को चूमा था, जिसने उसकी तवज्जो खुले दरवाजे की तरफ मबसूल करवाई। पहले जवाब। फ़हीम ने उसके कमर के गिर्द बाजू लपेटते हुए कहा, आपने कॉल पिक नहीं की तो मैंने सनम को कॉल किया था। उसने मुझे बताया कि रकीम भाई भी आप लोगों के साथ बैठ गए हैं जाकर, और आप सब अब लेट नाइट तक बातें करेंगे।
इसलिए मैं बुलाने नहीं आई। आयशा ने अपने चेहरे पर झुकते फ़हीम को घबराकर पीछे ढकेला था, जिसने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा था। सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था, रकीम कमीना फिर भाग गया। फ़हीम ने अब जाकर आयशा के एतराज़ गेट को लॉक किया था। तो आप रूम में आ जाते ना, मैं पता है फजर की नमाज के बाद सोई हैं। आपके इंतज़ार करते करते आयशा खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने के लिए बेड से उठकर बिलावजह फ़ुरकत के सॉफ्ट टॉयज समेटने लगी, जिन्हें फ़ुरकत ने बॉक्स से निकालकर पूरे कारपेट पर बिखेर दिया था। तभी फ़हीम ने झुकी हुई आयशा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ लगाते हुए अपने दोनों बाजू में उठा लिया और बेड पर ले आया और उसे एक साइड लिटाते खुद उसके ऊपर झुकाया। देखना चाहता था कि आप मुझे प्रॉमिस करती है कि नहीं। पूरी रात इसी इंतज़ार में बीत गई कि मेरी आयशा मुझे लेने आएगी। मैंने रूहान से भी कहा था कि आयशा मुझे लेने आएगी ज़रूर, मगर आप नहीं आई। फ़हीम ने उसके दोनों हाथ दाएं और बाएं जानिब से अपने हाथों में जकड़ लिए थे और धीरे धीरे उसकी पेशानी को चूमा। आई प्रॉमिस, अब जब आप नाराज़ होंगे तो मैं आपको मनाने आऊँगी। आयशा ने उसकी मोहब्बत लुटाती आंखों में देखकर कहा था। वो कैसे उस इंसान को अपनी वजह से मायूस कर सकती थी जिसने अपनी ज़ात से उसे इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त और इतना एतमाद दिया था। आयशा दुर्रानी का दामन कम पड़ गया था। ज़ोहेब मुराद के बाद ये दूसरा मर्द आयशा की ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखता था कि वो उसके लिए हंसते हंसते खुद को कुर्बान कर सकती थी। रियली आयशा मेरी जान, अब आप मुझे उकसा रही है कि मैं आपसे फिर से नाराज़ हो जाऊँ और आप मुझे मनाने आए। फ़हीम बोलता हुआ आयशा के होठों पर झुका था, तभी ठा करके उसके सर पर कोई चीज़ बड़े ज़ोर से लगी। फ़हीम ने चौंक कर वो चीज़ देखी। वो फ़ुरकत की भारी पहियों वाले टॉयज ट्रेन थी जो बेड से कुछ दूर खड़े फ़ुरकत ने बाप के सर पर मारी थी और खुद लुढ़खड़ाता हुआ फ़हीम और आयशा के साइड पर आ खड़ा हुआ। पाम मम्मा आश मम्मा पाश, फ़हीम मम्मा आयशा मम्मा पास। फ़ुरकत ने दोनों हाथ आगे करते हुए आयशा के पास जाना चाहा। आयशा ने मुस्कुराते बेटे को गोद में लिया, जबकि फ़हीम गहरी सांस भरता सीधा हो बैठा था। आयशा, मैंने सुना था औलाद माँ बाप को मिलाने की एक कड़ी होती है, मगर ये बदतमीज़ की औलाद हमें दूर करने के लिए पैदा हुआ है। फ़हीम फ़ुरकत को घूरता हुआ बोला, जो अब मज़े से बाप को चिढ़ाकर आयशा की गोद में चढ़ा खुश हो रहा था। आखिर आपका बेटा है, कारनामे तो करेगा ही। आयशा फ़ुरकत को गोद में लिए उठ खड़ी हुई और तेज़ी से उमड़ती मुस्कुराहट रोकती बाहर निकल गई तो फ़ुरकत के दूध का वक्त हो गया था। सही कहते डैड, ये मेरे कर्मों के फल है, भुगतने तो पड़ेंगे। फ़हीम ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसे अभी तैयार होकर आयशा को आदि के घर पर डिनर की दावत के बारे में बताना था।